कॉपी निकाल लिया है। इंटरनल सिक्योरिटी करना है। मैंने ऑलरेडी इससे स्टार्ट करने से पहले, मतलब आंतरिक सुरक्षा स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना है, कुछ समझाना है, कुछ होमवर्क देना है, उसको पहले एकदम थ्रू आउट लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। यूपीएससी का पेपर 28 मई को है, मैं ऑलरेडी बोला, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए बीपीएससी का पेपर है जो कि जेन्युइनली ना चाहते हो भी पेपर वो देना ही है। ठीक है, अगर आप चाहे नहीं चाहे तब भी पेपर उसको देना ही है। अभी हमारे पास बीपीएससी के लिए देखिए अब क्या है, एक सफिशियंट वक्त है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर 12 फरवरी या 23 फरवरी या किसी भी दिन पेपर है, हम फरवरी में मान के चल रहे हैं कि पेपर है। ठीक है, सुन रहे हो सब? एक बार रिस्पॉन्स करना जोर से, यस और नो। देखो ये इंटरनल सिक्योरिटी जो है, ये सब कुछ ना तो कोई आपको पढ़ाने वाला है, ना ही कोई बताने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर अगर रिजल्ट देना है तो इसके बिना काम होगा नहीं। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, पहले मान लो प्रीलिम्स का पेपर है, अब हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हो चुका है, तो जो होमवर्क दे रहा हूं उसका काम आपको कर लेना है किसी तरीके से इस मंथ के लास्ट तक। हो जाएगा? अगर जान लगा सकते हो तो लगा लो पूरा। ठीक है, क्योंकि मैं वही बोला कि मुझे जो कुछ सब्जेक्ट्स बचे हैं ना, जो स्पेसिफिक मेंस के लिए है, देखो ये उल्टा फिरते इसमें पढ़ाऊंगा, इसमें सारा डिफेंस आ जाएगा, सारा का सारा चीज आ जाएगा इसमें, पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स, उसके बाद जितना सारा डिफेंस का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इशू, जम्मू कश्मीर का, इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट, मीडिया का क्या रोल है उसमें, सोशल मीडिया का क्या रोल है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है जो आपके दिमाग को एकदम ओपन करके रख देगा। बट इससे पहले जैसे प्रीलिम्स का पेपर नॉर्मली देना है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये जो 10 दिन आपके पास बचा है इस मंथ का, ये 10 दिन आप पूरा यूटिलाइज कर दें बीपीएससी के ओरिएंटेड प्रीलिम्स का। बाकी तो मैं पढ़ाता रहूंगा साइड बाय साइड, लेकिन आप चूंकि प्रीलिम्स पहले आ रहा है और आपको देना है, तो सर पूरा का पूरा फोकस उस पर कर लीजिए। तो होमवर्क मैं उसी हिसाब से दे रहा हूं और क्लियर कट बता रहा हूं, जो जो होमवर्क करके देते जाइएगा वो काम होता चला जाएगा। उसके बाद अपन आराम से कुछ दिन बाद वही बोलेगी 2 बजे या 12 बजे से सीधा बैठेंगे, शाम तक 4 बजे 5 बजे तक पूरा लपेटे मारेंगे और खींच लेंगे। मैं अगर नहीं भी बैठा हूं तो सर आपको खुद बैठना है हर दिन। अगर आदमी उठने के बाद ये नहीं पता है कि करना क्या है तो बोझ है आप, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। सुबह उठने के बाद अगर घंटा कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है तो बोझ है। तो होमवर्क में सिंपल देखो, बिहार में और बीपीएससी में क्या है, कुछ सर नहीं है। आपको क्या क्या होमवर्क करना है पहले बता देता हूं। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, जिसमें हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। अब हिस्ट्री को मैंने बोला एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तीनों ये होमवर्क दे रहा हूं। 1 तारीख तक आपको हिस्ट्री को पहले किसी तरीके से कवर करना है, तीनों को, यानी कि एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक, और ये आप मर जाइए, लतड़ जाइए, जैसे जाइए, दर्द करे, बॉडी पेन करे, कुछ भी करे, करते रह जाइए। सिंपल सा बात है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, फिर करिए, करते रहिए। बस पागल की तरह बिहेव करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि अब आपको उसका पूरा का पूरा पहलू पता है। अब आपको पैटर्न पता है कैसे रीड करना है। तो पहले तैयार कर लेना है हमें हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री सेफ जोन है जो बीपीएससी में आपको पूरा का पूरा काम आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एज इट इज। दूसरा पॉलिटी, और पॉलिटी में पूरा का पूरा, स्पेशली पहले पूरा तो पढ़ना ही है, पार्लियामेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मेरे जो नोट्स पार्लियामेंट के हैं इस बार का बीपीएससी का, सारा पॉलिटी का क्वेश्चन देखना, उसमें ऑलरेडी पार्लियामेंट का पूरा दिया हुआ है, ए टू जेड, चाहे बजट से चाहे सूरत, सब कुछ उसमें है। तो आप पॉलिटी का पार्लियामेंट स्पेशली पहले तैयार करके रख लोगे सेफ जोन के लिए, और दोबारा उसके बाद पूरा पॉलिटी मुझे चाहिए 1 तारीख तक। सुन रहे ध्यान से? बहुत आराम हो गया, बहुत कुछ हो गया। फिर अभी वेडिंग सीजन आएगा, फिर शादी में मशगूल कोई हो जाएंगे, फिर कहीं कुछ और। मैं बता रहा हूं, बाय गॉड जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, ठीक है ना। और जो सपना है ना अपना इतिहास रचने का, वो सपना ही रह जाएगा। तो सर वो रहने देना नहीं है, याद रखिएगा। वो उसके लिए ना जान, क्या 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 लक्ष्मी का, बिल्कुल पूरा एक साथ। मेरे नोट्स पहले पढ़ने हैं। मैं पहले बता दूं, बार बार बोलता हूं एक ही चीज, पहले मेरे नोट्स, उसके बाद ही कुछ। क्योंकि नोट्स अगर मेरे पढ़ लिए होगे, यकीन मानिए अगर आप उसके बाद छोड़ भी दिए रहते हैं उसमें का, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नोट्स में ऑलरेडी 3-4 बुक का सम्मिश्रण है। तो आपको कोई लॉजिक नहीं है कि उसके अलावा आप पूरा करें। लेकिन सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप नोट्स मेरा 2-3 बार पढ़े हुए हो तो लक्ष्मीकांत 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में पूरा पढ़ जाओगे चैप्टर का। मैं सच बता रहा हूं, इस बात को आप मानो। और फिर भी कर लियोगे अब तक, याद रखिएगा, जिसने रिवीजन किया होगा। तो नहीं टाइम लगेगा सर। अगर आपने मान लो ना कि सर आपने चैप्टर पढ़ लिया नागरिकता मेरे नोट से, जाके देखो तो लक्ष्मीकांत में, अरे खाली पलट दो एक बार। सिर्फ तुम्हें पलट देने के बाद तुम्हें खुद, अरे पढ़वाया भी तो है, मैंने हर बार बोला है आपको, एक बार तो कम से कम यार दिमाग से चला गया है वो, मतलब कि एकदम रास्ते से गुजर चुका है, दोबारा आपको टफ नहीं लगेगा। थर्ड पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी। और जब फिजिकल ज्योग्राफी आपको करना है तो मैंने बोला था इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी खींच लेना है। ये सब बीपीएससी ओरिएंटेड है। चौथा बिहार स्पेशल, जो मैंने नोट्स दिया है उसको कवर करना है।
और पांचवा करंट अफेयर्स। अब एक छठा, ये मैं सिर्फ जो बता रहा हूं ये बीपीएससी ओरिएंटेड है। 6 हो गया साइंस। अब ध्यान से समझ लेना, अगर हम इतना सब्जेक्ट अपना पूरा कवर अप कर लेते हैं, आपको बीपीएससी का कोई माइकलाल रोकेगा नहीं आपको एग्जाम निकालने से। सिंपल सा लॉजिक है। और अब आपके पास देखिएगा ना सर, तो अब आपके पास जत्था है, एक पूंजी है इन सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपको कनेक्टिविटी करना, रीड करना, रिवाइज करना बहुत इजी रहेगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम कैसे पढ़ेंगे सर करंट अफेयर, हम कैसे पढ़ेंगे साइंस, कैसे पढ़ेंगे करंट अफेयर, कैसे पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, कैसे पॉलिटी पढ़ेंगे, कैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यही बेस बनाने में वक्त लगता है यार। मैं वही बार बार बोल रहा हूं कि इसको अगर नहीं करता ना, आसान हो जाता काम। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि अगर शुरुआत में खाली ऊपर ऊपर खाली करवा देता ना, कुछ नहीं होता। आज करंट अफेयर का मैं फिर मान लो, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, तो मैं अक्टूबर का आपको कल या परसों में एक मंथ का एक दिन एक लेक्चर में, चाहे 4 घंटा लगे चाहे 5 घंटा लगे, कोशिश करके एक दिन में एक मंथ का पूरा खत्म कर दूंगा। तो आप अक्टूबर का करंट अफेयर मैंने इसलिए बोला था कि अप्रैल तक आपको तैयार रख लेना है, सुने ध्यान से। और उसके बाद उसमें दोनों आपको क्लियर कट मैंने बताया हुआ है कि बिहार के लिए। तो ये 5 सब्जेक्ट्स को आपको काबू में कर लेना है प्रीलिम्स के लिए बीपीएससी। बाकी साइड बाय साइड मैंने बोला आपको जितना कुछ इसमें सारे सब्जेक्ट्स बताए हूं, सब के सब मेंस ओरिएंटेड है और डिटेल्ड है। उसके अलावा आप मुझे जितना साइड बाय साइड पढ़ाना है, मान लो एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा गवर्नेंस बताना होगा, ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 3-3 दिन 4-4 दिन आराम से हो जाएगा अगर आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है तो। क्या सब सुन पा रहे हो मेरी बात? बोला ना, जान लगा दो एकदम। जैसे होता है ना कि लास्ट ही है बस, ये मरने वाला, ऐसे सोच के करो। जितना एक्सटेंड करोगे ना उतना ही बॉडी एक्सटेंड होगा। तो आप पूरा खींच के ना जान लगा दो कि सर ये ना सिलेबस कम से कम खत्म कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब होगा नहीं होगा, ये सोचना है कि पहले सिलेबस भाई पूरा एक बार 2 बार रिवाइज करके पहले अपने पास रख लेना है भाई। और ये नहीं सोचना है, यहाँ आधा से ज्यादा लोग ना सर मीडिया के पीछे और रिजल्ट के पीछे इतना पागल है कि वो भूल जाता है कि प्रोसेस नाम का भी कोई चीज होता है। अगर तुम प्रोसेस पे फोकस करोगे ना तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। तुम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, कभी कुछ नहीं होगा, हड़बड़ा के सब छोड़ दोगे। तो सर ये 4-5 ना आपको जो सब्जेक्ट्स बोला है, इन चारों पांचों को 1 तारीख तक आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% टच कर लेना है। हिस्ट्री 100% होना चाहिए, जो नोट्स और प्लस जो बुक्स मैंने बोला है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम क्वेश्चंस कन्वर्ट होंगे। दूसरा, जो आपका बिहार स्पेशल नाम का कोई चीज होता तो नहीं है, बट फिर भी जो नोट्स आपको प्रोवाइडेड है हिंदी इंग्लिश जो भी, उसको आप पूरा रीड कर लेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी आपके पास पूरा तगड़ा है, तो पढ़ते ही आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ उसको कनेक्ट कर लेना है। सुनना मेरी बात, क्योंकि अब आपको ना करंट अफेयर या बिहार स्पेशल पढ़ने में ये नहीं सोचना है कि 38 डिग्री लैटिट्यूड क्या है और 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको समझ में आएगा कि एक एक शब्द उसमें लिखा क्यों है। तो आपको उसी हिसाब से पूरा का पूरा करना है। भूख और भूत जो लोग कर सकते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने वही बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा बताने के चक्कर में आगे का एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूं। बट ऑलरेडी बोला हूं, जो चीजें बोला हूं वो होकर रहेगा। 4 घंटे 5 घंटे खींचेंगे, बट घर पे जाते हैं आप भी तो कुछ करिए। आप इतने बच्चे थोड़ी है कि मैं लेके ही बैठूंगा तभी पढ़ेंगे यार। आप ठीक है 6 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 4 घंटा तो पढ़ो यार। मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रैटेजी आपको पूरा खींचना है, ठीक है? हो जाएगा, दम लगाओ और इसी सारे सब्जेक्ट्स को पार्ट बाय पार्ट पूरा खत्म करो। मैं बता दे रहा हूं, पूरा दुनिया पूरा सब कुछ ऐसा ही है, नॉर्मली वेट करेगा, खत्म ये नहीं होगा आपका ये सारा कुछ। जवाब देने के लिए मत रेडी, फेलियर से मत डरो। देखो कुछ बेहूदगी ऐसी होती है कि सर रिजल्ट नहीं देंगे लोग, यहाँ ध्यान से, रिजल्ट नहीं आएगा रोएगा, हम तो पूरा पढ़े थे, सारा सब्जेक्ट खंगाल दिए थे, पता नहीं क्या क्या मैगजीन पढ़े थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अरे बेवकूफ हो तुम। ठीक है बुरा लगता है, 2 दिन लग जाए ना, तो तीसरा दिन उठो, कागज पेन उठाओ और देखो कि भाई तुम्हारा कितना पॉजिटिव पॉइंट था, कितना नेगेटिव था, देखो सुधारो, फिर जुट जाओ। ये नहीं कि अब क्या होगा नहीं होगा, समझ मेरी बात? जैसे ही बस पेन उठाओ, देखो कि भैया क्या क्या गलती किए थे, कहां कहां छूटा था, निकलो। कुछ लोग रोएंगे, अरे हमारा नहीं हुआ, सिंपैथी सीकर होते हैं लोग, हमको सहारा दो सीकर। अरे भैया नहीं हुआ, एक बार वापस 2 दिन देखो क्या हुआ, देखो प्लस पॉइंट क्या गलती करी थी क्या नहीं, जान लगा के पूरा हराम। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक जगह पे ना अगर जान नहीं लगा सकते, यकीन मानिए कभी कुछ नहीं होगा। आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। खेलते खेलते आराम आराम से आईएएस हो जाता है तो सर बहुत लोग कर जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात, आपके पास फुर्सत नहीं होना चाहिए यार किसी से बात करने के लिए। अगर है तो समझो आप बेले बैठे हो और आप पूरी तरह से इनकम्प्लीट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा एक कांड करके करना है। और लास्ट इसमें मैंने जोड़ दिया एक, जो बीपीएससी का आपका क्वेश्चन बैंक है, वो पूरा का पूरा इनको करने के बाद टकाटक सब्जेक्ट वाइज पूरा क्वेश्चन बैंक बना के जाना है आपको।
मतलब कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक पूरा बीपीएससी का 5 ईयर, और ये अपने कॉपी पे सारों सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, भले जो भी है नहीं है, ये पेपर देना ही है हमें, और अब देना जब है तो पूरी ताकत से देंगे, अधूरे मनून से नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये 5 साल का आपको क्वेश्चन बैंक पूरा बना के रख लेना है। अब इसके अलावा जो जो बचेगा मैं आपको पूरे शिद्दत से और क्या मैं बोल रहा हूँ, आपको बार बार ध्यान से बुला रहा हूँ, आपको मुझे विश्वास दिलाने, और वो समय नहीं रहा कि मैं आपको विश्वास दिलाऊं और करूं, वो विश्वास तो आपके पास है, वो हो चुका है, वो रहेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि सर अब आपको ये समझना है कि मेंस के अलावा जो जो सब्जेक्ट है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बोला शुरू कर रहा हूँ, जो कुछ उसके बाद एथिक्स का पार्ट, जो थोड़ा गवर्नेंस का पार्ट है, सब बहुत कम कम पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे आराम से करवा लूंगा। करंट अफेयर का भी प्रोग्राम शुरू करके मैं आराम से करवा लूंगा। लेकिन सर करंट अफेयर अगर आप अक्टूबर का कितने लोग पढ़े हैं? अक्टूबर का, अगर अक्टूबर का जो अभी हुआ है पढ़े होंगे आप, अक्टूबर का जरूर, अगर नहीं पढ़ेंगे देखिएगा, मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा पहले अक्टूबर का, आप देखिएगा उसमें मैक्सिमम सब कुछ वही है जो ऑलरेडी आपको सर नोट्स में दिया है। मैं आपको करंट अफेयर अक्टूबर का कल या परसों मैं आपको करा के रखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और जहां तक बात रही किसी और कोई, मैंने बोला सर किसी के पंगे में नहीं पड़ना है, चुपचाप अब तो तैयारी करो जी, अब तो जो होना था जी जो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो बस सारा फोकस इधर होना चाहिए। अभी भी बात लपेट में लगे हैं सर ऐसा वो ऐसा, तो फिर समझ रहे हैं आपसे बड़ा फिर लो आईक्यू किसी का नहीं है। अब तो सर आपके और हमारे बीच में सिर्फ एक ही चीज बचा है कि बेटा रिजल्ट देना है और तोड़फोड़ करना है, बात खत्म। अब जो बात हो गई सो खत्म, जो रह गई सो खत्म, जो होगी सो भी खत्म। सुना ध्यान से, मैं इंटरनल सिक्योरिटी शुरू कर रहा हूं आज। उससे पहले बाय गॉड बता दे रहा हूं, जो भी जैसे है यार, टाइम का इश्यूज के कारण थोड़ा सा नई चीजें हैं, लेकिन आप इसको पूरा 1 तारीख तक किसी भी तरीके से अप्रोच खत्म करोगे। समझ रहे ध्यान से? और जो दृष्टि का मान लीजिए, जो मैंने बोला था करंट अफेयर बिहार स्पेशल के लिए जनरली, तो सर मेरे पास मान लो है पूरा 1 साल का, उसको कोशिश करके मैं यही लाऊंगा, यहाँ स्कैन करके दे दूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे होगा वैसे करके आपको दे दूंगा। वो सारा का सारा लाया है, मंगवाया है, तो आपको करके दे देंगे। बट उससे पहले तक जो जो ऑप्शन आपको दिया हूं खत्म हो जाना चाहिए। हो जाएगा? जोर से यस नो। और सर किसी का मत सोचिए क्या है नहीं है, सर कोई पूछे कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऐसे नहीं सर, यार भाई माफ कर भाई, पढ़ने दे भाई, पढ़ने दे। जीवन भर ना यही करते आ गए, इधर का चुंगली उधर, उधर का चुंगली इधर। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी में आधा जीवन बीत गया है। पढ़ लेने दे भाई, तू भी पढ़ ले, मेरे को भी पढ़ने दे यार। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं तो ये सब ना सर आधा जिंदगी बीत चुका है इंसान का इसी सब चीजों में, इधर से उधर, उधर से इधर। तो नॉर्मली प्लीज आप एकदम फोकस करके यार पढ़ लो। मैं पर्सनली बोलूं तो अगर करना चाहते हो वाकई, नहीं करना चाहते तो मैं बोल रहा हूं अभी अभी टाइम है, अभी जो डिसाइड होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं। तो फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम से पहले मैंने बोला कि अब आपको सारा बेस क्लियर है, हमें 1 तारीख तक इसका इतने सब्जेक्ट को टच करने हैं। बीपीएससी में इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास आईआर ऑलरेडी है, वर्ल्ड मैप ऑलरेडी है। वर्ल्ड मैपिंग तो आपको एक बार रिवाइज करना ही है, मैं वर्ल्ड मैपिंग एक बार और करा दूंगा, मैं फिजिकल ज्योग्राफी एक बार और क्विक सम अप करा दूंगा, मैं एक बार इंडिया ज्योग्राफी क्विक सम अप करा दूंगा, मैं सब कुछ करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं पहले खुद रीड करो, क्योंकि जितना देर में मैं करवाऊंगा उससे जल्दी रिवाइज आप कर लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए थोड़ा सा आप उसको करना है। आता है इंटरनल सिक्योरिटी, हेडिंग डाल लेना इंटरनल सिक्योरिटी का, और यहां से जो शुरू हो रहा है कारवां, पहले बता दो ना तो कोई पढ़ाएगा ना ही कोई उसको मतलब है घंटा, सर नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसको मतलब नहीं है, हमको भाई रिजल्ट देना है, हम पढ़ाएंगे, बात खत्म है। जो जो बातें बोली गई हैं वो पढ़ाएंगे। और मैंने बोला पहले हमारा आपका साथ एग्जाम तक है, ये नहीं कि दिसंबर में नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ तो सर आप अपने घर, अपने ऐसा कुछ काम नहीं है सर। जनवरी में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, 1 दिन में नहीं हुआ 5 दिन ले लेंगे, 7 दिन ले लेंगे, 10 दिन ले लेंगे। भाई एग्जाम क्रैक करना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी किए कि कब किए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दिमाग में रख के चुपचाप खींच के करिएगा। मैं हूं, बार बार बोलता हूं, और जब मैं बोलता हूं तो बहुत बड़ा उसमें बिलीफ सिस्टम वर्क करता है, तो प्लीज उसको करिएगा। आंतरिक सुरक्षा हेडिंग डालिए, और आंतरिक सुरक्षा में मैं जो कुछ बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए बीपीएससी में इसका दूर दूर तक कोई खैर रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं आपको। लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बहुत जगहों पे है, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है, और इंटरव्यू में सर आप लगभग मान के चलिए कि क्वेश्चंस कहां से आएगा उसका कोई आइडिया आपके पास है नहीं। वो फॉर्मल बात होते होते, नॉर्मल बात होते होते बहुत सारी चीजें डिस्कशन हो जाती है। वहां नॉलेज टेस्ट होता ही नहीं है, वहां बस आपका व्यू देखा जाता है कि किस चीज पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आंतरिक सुरक्षा यूपीएससी के पेपर में से एक सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है मेंस के लिए, ठीक है। तो पहले कुछ सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डायरेक्टली जो जो बात लिखा है उसका मीनिंग पहले समझ लो, क्योंकि एक बार सिलेबस का मीनिंग समझ गए एज इट इज, काम अपना आसान हो गया। जानते हैं एक और बात, हमारे इंडिया में छोड़िए बिहार में, मैं इंडिया में भी बात कर रहा हूं, बिहार में भी ज्यादातर लोग ना आजकल क्या है, मैं ऑलरेडी बोला हूं कि सर इसमें क्वेश्चन ने पूछा था कि मीडिया का इफेक्ट और सोशल मीडिया का इफेक्ट। ज्यादातर लोग सर अपना ओपिनियन तो सिर्फ दूसरों के कहने पे और दूसरों को देखकर बना रहे हैं।
सर ये इतना समाज जो है ना हो चुका है, मतलब औचित्य वाला नहीं सर, इतना बेकार कि अपना ओपिनियन के नाम पे कोई चीज नहीं उनके पास। नॉलेज लेना मैंने पहले भी बोला है बिल्कुल डिफिकल्ट है, पढ़ना नहीं चाहते लेकिन किसी के बातों में आके कि धर्म खतरे में है और ये सब कुछ मान लेते हैं। सर ये इतना बड़ा टॉपिक होने वाला है इंटरनल सिक्योरिटी कि सर मीडिया के चलते, सोशल मीडिया के चलते आज हमारा पूरा इंडिया थ्रेट है। और सिर्फ एक मीडिया और सोशल मीडिया नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चंस का वेरिएंट यहाँ पे बहुत अलग आता है। जैसे मैंने बोला पूरा डिफेंस का इसमें बनेगा, कितने डिफेंस के टाइप्स होते हैं, असम राइफल्स हैं तो बीएसएफ का क्या काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करते हैं, आर्मी इंटेलिजेंस का क्या वर्क है, ये सीआरपीएफ क्या करती है, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूरा डिटेल्स, फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो इशू है वो सारा आ जाएगा, नक्सलाइट क्या होते हैं, सारा इशू यहाँ पे डिस्कशन होगा। आईआर में क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारा रिलेशन किसी और देश के साथ, उसी का कनेक्टिविटी यहाँ पे आने वाला है जो बहुत जरूरी है। तो पहला सिलेबस में जो लाइन लिख रहा हूं वो लाइन लिखिएगा एज इट इज, जो यूपीएससी अपने सिलेबस और नोटिफिकेशन में लिखती है। देखिए हम ना दूसरों के बात में आ जाते हैं, जैसे किसी ने बोला ना कि ऐसा ऐसा पढ़ाना चाहिए, किसी ने बोला ये करना चाहिए। आज तक आपने कभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, 85% ऑफ द कैंडिडेट, यूपीएससी ने बोला 85 to 90% of the candidate never read the notification of UPSC। यूपीएससी का कोई नोटिफिकेशन पढ़ता ही नहीं है और कमबख्त तो किसी और की बातों में उलझते रहता है। सर आपसे आज एक रिक्वेस्ट है, यूपीएससी का पीडीएफ आराम से एक बार डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी साल का, कोई दिक्कत नहीं है सर, सारा नोटिफिकेशन सेम रहता है। एक बार सिर्फ नोटिफिकेशन जरा पढ़ के देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चंस बेवकूफ बनाए जाते हैं आपको टफ पूछ के, वैसा यूपीएससी कभी आपसे डिमांड ही नहीं करती है। कुछ बुझा रहा है? तो नोटिफिकेशन जिनके पास होगा वो भेज दीजिएगा, मेरे पास भी होगा, थैंक्स टू फोन की वो सब रीसेट हो गया, लेकिन फिर भी जो होगा वो भेज देंगे। या फिर आप नॉर्मली खुद अपने साइट्स पे जाके अपना थोड़ा काम, यूपीएससी के साइट्स पे जाइए, वहां आराम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी 28 मई को पेपर है उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है, आराम से देखेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन एवरीथिंग, मतलब हर कुछ, नेगेटिव मार्किंग, कौन किसको पैरालाइज्ड है तो उसको क्या है, आंख से अगर एक आंख से ब्लाइंड है, चश्मा है, मतलब क्या क्या है ना, हर कुछ वहां लिखा हुआ है। हालांकि आपको उतना जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार सिलेबस के थ्रू तो जरूर चले जाइए। समझ में मेरी बात? आते हैं आंतरिक सुरक्षा। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देशी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो बाहरी सुरक्षा क्या ही कर लेंगे। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या थ्रेट है, उसमें पहला सिलेबस में लाइन बोलता है, ये लाइन ना एज इट इज प्लीज लिख लीजिएगा क्विक, टकाटक, और मैं थोड़ा तेजी जाऊंगा तो इसीलिए आप आराम से अपने आप लिखते चलना, मेरे से वेट मत करना। अगर आपसे छूट जाता है तो वीडियो दोबारा देख के कवर कर लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, समझ में मेरी बात? क्योंकि कंप्रोमाइज करूंगा दिक्कत हो जाएगा, हम खुद नहीं दे पा रहे हैं टाइम। अभी वही मैंने बोला कि मुझे किसी तरीके से 2 बार आपको बुलाना पड़ेगा, किसी तरीके से मुझे 6 घंटा देना पड़ेगा, तो आप नॉर्मली चुपचाप इन सबको करते जाइएगा, और अभी जो है जो छूटेगा वीडियो से रिकवर करते जाइएगा। बस अपना दिमाग मेरे बात को समझने में रखिएगा, उसके बाद लिख अपने आप लीजिएगा। फर्स्ट चलिए, तो पहला सिलेबस में उसमें नॉर्मली बोलता है कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, various security forces and various security forces and agencies and their mandate, various security forces and agencies and their mandate इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे कि इसका मीनिंग है क्या, बोलना क्या चाह रहा है ये वेरियस सिक्योरिटी। और हिंदी वाले और वो इंग्लिश वाले बोले, मैंने परेशान नहीं होना है, सब कुछ आपको समझा देंगे एज इट इज, आप बस करते चलिएगा, थोड़ा तेजी में जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है? देखिए इसमें पूछा है कि सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वर्ड्स पे ध्यान दो, एज इट इज वही वर्ड्स है जो यहां लिखा है। क्या लिखा है? वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। मतलब कि 2 वर्ड्स को अगर हम हाईलाइट करते इसमें से, ध्यान से समझना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। एक बोला है सिक्योरिटी फोर्सेस और एक बोला है एजेंसीज। तो सर एक तरफ हम अगर देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, ये फोर्स की बात कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं सिक्योरिटी एजेंसी की बात कर रहा हूं। और मैं काइंडली बोल रहा हूं, मैं बहुत वही बोला कि मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट होकर पढ़ाता हूं और कभी भी पढ़ाता हूं, मुझे उसमें कोई इतना सर में नहीं, इसलिए ना मेहनत हमेशा करिएगा। मैं बार बोल रहा हूं कि अपन हैं, हम हैं, लास्ट तक हैं, लास्ट तक लड़ के फाइट मारेंगे पूरा, बट सर आपको तो अपने तरफ से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे फिर मैं क्या ही करूंगा। आप 1 तारीख तक जो लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, सर करो बस यार, लाइफ में एक बार करो, मतलब कम से कम हारो भी ना तो मर के हारो, ऐसे करके कुछ करके मर के ऐसे करो, ऐसे ही मत जीवन बिताओ। 2 वर्ड्स है, सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी एजेंसीज। एक क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्या सभी सुन रहे हो ना?
आंतरिक सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना जिम्मेदारी है, और सिक्योरिटी एजेंसीज का कितना जिम्मेदारी है, दोनों में फर्क है। याद रखिएगा, सिक्योरिटी फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर रहा हूं, दोनों में क्या फर्क है। सबसे फर्स्ट, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, जैसे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो क्या वो ऑफिस में रह के काम करेगा कि ग्राउंड पे जाना पड़ेगा उसको? ग्राउंड पे जाके मारना पीटना पड़ेगा, ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा हालात क्या हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर बात करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो मान लीजिए अगर ऐसा जरूरी नहीं कि सिक्योरिटी एजेंसी ग्राउंड पर नहीं जाएगी, बट कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ईडी, आपका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सॉरी इसका फुल फॉर्म मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। ईडी रॉ, मान लो रॉ के लिए एक ऑफिस मिला, डेस्क ऑफिस है, मेरे पास समझ में आ रही है। मतलब कि आपके पास एक ऑफिस है, एक सिस्टम है, आराम से वहां से भी आप काम ऑपरेट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? सिक्योरिटी फोर्स। और सर सिक्योरिटी एजेंसी क्या है? डेस्क लेवल जॉब है, जहां पे ऑफिस होना चाहिए, लैपटॉप है, आराम से आप वहां से काम निपटा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आगे। दूसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी आप सुने होंगे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में बहुत बार। तो आज अगर कोई डिफरेंस पूछता है, सर ये इतना, वही बोला मेंस होता है, बच्चे यही समझते हैं ना प्रीलिम्स तो खाली देना है। मैं सर ये डिटेलिंग जब तक नहीं होगा आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आराम से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी क्या करता है? ऑफिस में बैठा हुआ है, चाय पानी मस्त लगा रहा है, लैपटॉप है उसके पास, यहां से वो ऑर्डर देके एग्जीक्यूट करवा लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से काम उसका हो जाएगा। लेकिन क्या बीएसएफ वाला, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अगर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो क्या ये ऑफिस में रह के काम कर लेगा? नहीं सर, इसको ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा चीज, तो सर यहां पे क्या है सिक्योरिटी एजेंसी में कि पहले यहां पे है कि सर इसको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, बट यहां कोई कंपल्सरी नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना ही पड़ेगा। हाँ, जा भी सकता है, जाएगा भी और नहीं भी जाएगा, लेकिन इनके पास क्या है? कंपल्सरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनको कंपल्सरी है कि बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा। इनको कोई कंपल्सरी नहीं है कि बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ेगा। जब जरूरत बहुत ज्यादा हो तब जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सुन रहे हैं सब? दूसरा पॉइंट। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है देखिएगा, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज। तो सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज, इनका काम क्या है? ईडी का काम ये बाहर करेगा कि देश में अंदर करेगा? अरे अंदर करेगा सर। तो सर हम बात किस चीज की कर रहे हैं? आंतरिक सुरक्षा। तो भाई पहले तो देश को हम बताएं ना कि हमारे अंदर क्या क्या ऐसा फोर्स है, क्या क्या ऐसा हमारा टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने देश को सेव कर पा रहे हैं। अगर उसी को सेफ नहीं कर पाएंगे तो बाहर से क्या हम घंटा सेव कर पाएंगे अपने आप को? तो बॉर्डर के लिए सर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर के लिए आप लड़ रहे हैं, ये भी आंतरिक रक्षा है, ये भी आंतरिक रक्षा है। यहां तक समझ में रहे? अब आता है दूसरा है कि एंड देयर मैंडेट। दो चीज दिमाग में रखिएगा, मैंडेट और ऑपरेशन, दोनों में फर्क है। ये लोग समझते नहीं, सिलेबस समझते नहीं है। पता है 40-50 पेज का मतलब कचरा उठा के लाएगा, किसी का नोट्स, किसी का भी नोट्स एक नहीं सर, मार्केट में भरे पड़े। सर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऑनलाइन कितने सर, अभी बेंगलोर से 4-5 टीचर्स ऐसे ही कांटेक्ट किए कि सर हमारा नोट्स है पीडीएफ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, सब इसकी भेज रहा हूँ कि सर मेरा नोट्स है, देखिए थोड़ा और इसको एक्सेप्ट करके बताइए क्या करना है। तो हम लोग आगे हम वही देखे सर, सारा सैंपल उन्होंने भेजा है। 4-5 दिनों से काफी परेशान किए हुए हैं बहुत सारे टीचर्स लोग कि सर मिल के आप इतना ले लीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, 15 ले लीजिए, मिल के करेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, आपका ये बना देंगे, आप ले लीजिए। सर मैं आपको गारंटी बोलूं, उनका रिकॉर्डिंग से लेकर सब कुछ है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, बेचना ही होता है ना, तो बहुत पहले से आदमी समझ गया है कि बेचना और खरीदना क्या होता है। इंटरेस्टिंग ये है सर, रिजल्ट देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर समझिए ना, मतलब कि क्या ही कर ले, वो तो आदमी ऐसे भी मजदूरी करके भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इंटरेस्टिंग है कि सर रिजल्ट देना है, अपना वही थॉट प्रोसेस है। नहीं तो कसम से बता रहा हूं, आजकल टफ नहीं है कि आप आराम से क्या करिए, 1-2 लाख किसी से लीजिए या गाड़ी बेचिए या लोन लीजिए और आराम से अपना, सर क्या चल रहा है आजकल, एक ही मतलब है। एक आदमी जिसके पास पैसा है, लोन लिया बैंक से, अपना एक बढ़िया सेटअप कर दिया, 5-6 टीचर को बुलाया, पढ़वा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया, उससे प्रॉफिट निकाल रहा है, आराम से काम खत्म हो गया। लेकिन सर कब तक? वो टेम्पररी है भाई, ये बहुत ईजी आपके लिए। आपको मैं बता रहा हूं, आप जाओ ना बैंक आपको लोन दे देगी सर। आप बैंक से लोन ले लो, किसी भी चीज पे कोलेटरल पे 5 लाख लिया, आप इन्वेस्टमेंट कर दो, 4-5 टीचर को बुला लो, पढ़ा लो। सर वही करना होता ना, बाइक और बोल रहा हूँ, इतना मतलब अजीब लगा ना कि मैं क्या बताऊं आपको। 3-3 सर टीचर, और नाम नहीं बोलूंगा मैं कोचिंग का, 3-3 कोचिंग वाले सर, कि सर साथ मिलके करते हैं। बोले जी साथ क्या होता है भाई? साथ तो मतलब रहने दो आप, ठीक है। इधर आइए, सिक्योरिटी फोर्सेस, बस एक ही बात है सर, लाइफ में अपना एक ही फंड है, अपना एकदम अपना अप्रोच क्लियर रखो। अगर आपके गोल के साथ किसी का गोल मैच करता है तभी उससे मिलिए, नहीं तो मत मिलिए।
अगर आप आईएएस करना चाहते हैं, आईएएस वाले कोई मिल रहे हैं, सोच थॉट प्रोसेस अच्छा है, कम से कम नहीं करना चाहते सपोर्ट कर रहे हैं तो मिलिए, नहीं तो नहीं। इस दुनिया का एक ही नियम है, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जिसको सोच के आपको बुरा लगता है उसके बारे में कभी मत सोचिए। सिंपल सा लॉजिक है, जिसको सोच के आपका दिमाग खराब हो उसके बारे में मत सोचिए। और अगर आप सोच रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है। मैनेडेट ऑपरेशन, मैनेडेट का मीनिंग क्या है? देखो, हर सिक्योरिटी फोर्स का एक अपना गोल होता है, उसका गोल है, उसका एक है कि मेरे को ये करना है। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है कि उस गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप प्लान बना रहे हो। मतलब मैनेडेट का मीनिंग क्या है भाई? हर ईडी का भी तो एक अपना गोल होगा ना, कि सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोल रहे हैं तो इसका भी एक अपना गोल होगा। रॉ का भी अपना एक गोल है कि मुझे क्या करना है। हर रॉ या रॉ के नीचे उनका एक, जैसे जब सिंबल बनाते हैं, चाहे रॉ का जो ट्रेडमार्क सिंबल होता है किसी भी चीज का, चाहे बीएसएफ का, चाहे नेवी का, हर किसी का अपना एक सिंबल होता है। वो सिंबल किस चीज को दर्शाता है? एक गोल को दर्शाता है, एक व्यूज को दर्शाता है। तो मैनेडेट मतलब सर हर सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ नहीं पढ़ना है आपको, सर आपको ये भी जानना है कि सिक्योरिटी फोर्स का गोल क्या है और सिक्योरिटी एजेंसी का गोल क्या है। अगर ये आपको पता है तो सर ये आपको इंटरेस्टिंग यूपीएससी में मजा आएगा। सिर्फ ये नहीं जान लिए कि अब बीएसएफ होता है, फलना ठिकाना होता है, वही बोले 40-50 में कचरा नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स लेके सोचेंगे पढ़ लेंगे हो जाएगा। अरे घंटा नहीं होगा सर, वो देख के वर्ड्स कहेगा कि कितना मतलब जलील आदमी है। सबको सर हड़बड़ाहट है, सबको पता नहीं किस बात की जल्दीबाजी है कि कम पढ़ ले जल्दी से रिजल्ट निकाल लें। इसीलिए सर रिजल्ट के चक्कर में सारा है। उसी पे आपको क्वेश्चन अभी आएगा, अभी बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा। तो मैंडेट क्या बोले? हर सिक्योरिटी और फोर्सेज और एजेंसी का एक गोल पता होना हमको चाहिए। अगर हमको नहीं पता है तो सर दिक्कत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? सिक्योरिटी फोर्स और एजेंसी का डिफरेंस क्लियर है? तो यार रिस्पॉन्ड करते रहना, सोना मत। हाँ ना? आ गया ना? नेक्स्ट। अब सर ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? ये तो गोल आपका है, ठीक है, इस गोल को अचीव कैसे करोगे भाई? मतलब ऑपरेशन का मीनिंग है कि प्रोसेस टू अचीव द गोल, कि अगर आपने गोल तो बना लिया है, चलो आईएएस बनना है, इसको अचीव कैसे करना है? तो अचीव करने के लिए सर मेहनत लगेगा, सीधा मेहनत लगेगा, स्ट्रैटेजी लगेगा। तो स्ट्रैटेजी टू अचीव द गोल, स्ट्रैटेजी टू अचीव द गोल, तो ये ऑपरेशन हो गया। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? हमें यूपीएससी के कैंडिडेट और एक आईएएस ऑफिसर के नाते हमें हर चीज का मैंडेट पता होना चाहिए। ऑपरेशन पता नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सर यूपीएससी में कभी ये नहीं पूछता कि रॉ के 10 मतलब क्या बोलते हैं उसको, रॉ के 10 दिलचस्प ऑपरेशन बताइए। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि रॉ का 10 दिलचस्प ऑपरेशन बताइए। सर वही यूट्यूब, मैंने भी बोला कि मेरा यूट्यूब का अपना एक एक्सपीरियंस मैंने देखा कि यूट्यूब पे सिर्फ यहां सेल करने आ रहे हैं। मतलब अपना कोई कंटेंट डिलीवर करो, कुछ व्यूज कमा लो, कुछ पैसे अर्न करो। अगर आप सही ढंग से नहीं कमा रहे हो, कचड़ा है। इंसान को वही सुनाया जा रहा है जो सुनना चाह रहा है, उसी में खुश रखो। आप खुश हो गए, उसका काम हो गया, बस हो गया। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि सर आईएएस बनना है कि नहीं बनना है। आपको खुश कर दिया, आप खुश हो गए, वाह। अरे ऑपरेशन का दिलचस्प किस्सा क्यों पूछेगा भाई? वो उसको मतलब सिर्फ एक ही चीज से है कि भैया ये सब चीजें पढ़ाने में इसलिए मजा आता है क्योंकि बहुत हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल चीजें है, जिसको किसी को कुछ गधा जो है उसको समझ ही कुछ नहीं आएगा। उसको लगा क्या ही चल रहा है, हम एसएससी रेलवे वाले हैं, हम कहाँ करेंगे, औकात ही नहीं है तो क्या समझोगे, सीधा सा बात। तो सर गोल पता होना चाहिए, दिलचस्प किस पे नहीं पता होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सर्जिकल स्ट्राइक आपसे नहीं पूछा जाएगा हाउ डज द सर्जिकल स्ट्राइक डन बाय दिस, तो विकी कौशल आएंगे और ऐसा किया, मुंह उठा के मारा, लात मारा। कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट एक ही है, क्या? सिंपल कि सर व्हाट इज द गोल, बस बात खत्म। गोल आपको पता है, आप यूपीएससी के लिए रेडी हैं, बात खत्म। नेक्स्ट दूसरा। तो एक सिलेबस का एक पहला पार्ट मैंने आपको बताया और इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि सर सीधा सा बात है कि इनका गोल है तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री को, हमारे कंट्री को आंतरिक रक्षा के लिए क्या क्या ये कर रहे हैं, बात खत्म। हमें इतना पता होना चाहिए, इसीलिए न्यूज में हमेशा ये बना रहता है और आप इसके बिना बच नहीं सकते। सीधा पूछेगा कि रॉ और आईबी ने क्या किया था, उसका गोल क्या था जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। व्हाट वाज द रोल ऑफ आईबी, रॉ, व्हाट वाज द रोल ऑफ ईडी इन प्रोटेक्टिंग, जो खालिस्तान वाला मुद्दा उठा पंजाब में उसका। व्हाट वाज द रोल इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। क्या सुन रहे हो सब? अब सर एक सिलेबस का ये पहला भाग मैंने पहला लाइन काट के निकाला है। अब इसके आगे दूसरा। क्या पहले यहां तक समझ में आया? तो सर सिक्योरिटी फोर्स के बीच में और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर है आपको? तो सर वहां कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां कंपलसरी है कि आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरा लाइन थोड़ा लिखिए जरा, दूसरा लाइन लिखिए, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट इन नॉन स्टेट एक्टर्स। बोर तो नहीं हो रहे?
रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ठीक है, एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल, इन क्रिएटिंग, मैं थोड़ा तेज जाऊंगा इसीलिए ये मत बोलना तेज आ रहा है, आप अपने आप को थोड़ा इलाटा बनाओ, आप उतना काबिल आप लोग हैं। क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, टू इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसको समझना जो बोला हूं, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ये एक टर्म हो गया क्या, एक्सटर्नल स्टेट, ठीक। दूसरा हो गया एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। सर बहुत बहुत गहराई है इसमें, इन दो शब्द में बहुत गहराई है, दोनों को समझना है। इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को ऐसा क्या चीज चैलेंज कर रहा है जो हमारे लिए काफी थ्रेट है और हमें उसको फिर बचाने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा। अरे समझ मेरी बात ध्यान से। तो सर पहला वर्ड है एक्सटर्नल स्टेट। बॉस ये एक्सटर्नल स्टेट का मीनिंग सिंपल कैपिटल लेटर वाला समझो, और दूसरा एक वर्ड क्या है इसमें, नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट, मजा आएगा अभी आप देखो। एक्सटर्नल स्टेट का सिंपल मीनिंग है कि सर बाहरी कोई देश हम पे क्या क्या सिस्टम अपना रहा है जिससे हमें तबाह कर सके, जिससे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। मतलब फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली, कि बाहरी देश, और फॉरेन कंट्रीज मतलब क्या, फॉरेन कंट्रीज जब भी हम सोचते हैं तो इंग्लैंड क्या, नहीं सर, हमारे सर सिंपल सा बात है, पड़ोसी से लेकर सर दूर दराज तक सारे क्या हो गए, फॉरेन। अपने देश के अलावा सबको क्या बोलेंगे, फॉरेन। और इंग्लिश में उसको एलियन भी बोलते हैं। एलियन क्या है, जो हमारे टाइप के है, आदमी से जो अलग है, जो विदेशी है, उसको एलियन बोलेंगे। हम पाकिस्तान वाले को भी एलियन बोल सकते हैं एक कॉन्टेक्स्ट में, और एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से निकले हैं तब बोलेंगे कि एलियन नहीं है, लेकिन सर उसके बाद तो देश अलग है तो हम उनको भी एलियन बोलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमें। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सर रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, ऐसा बाहरी देशों का कितना रोल है बर्बाद करने में, किसको, इंडिया को। मतलब इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे वो लोग चैलेंज कैसे करते हैं कि सर सिक्योरिटी का वायलेस, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी को वायलेट करके और इंडिया को थ्रेट कर लेंगे। मान लो सर ताज होटल पे अटैक हो गया, आसानी से हमारा इंटरनल सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग था, उसके रहते हुए भी सर ताज होटल पे अटैक हो गया, उसके रहते हुए भी सर हमारे आर्मी कैंप में आकर हमारे सर आर्मी भाइयों को मार दिया गया। आप समझ पाए मेरी बात। तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कहां था, और अगर था तो क्या कर रहा था, क्या रोल था, उसने कैसे कोप अप किया। तो सर एक्सटर्नल स्टेट का सिंपल मीनिंग है कि फॉरेन कंट्रीज ऐसा क्या चाल चल रही है हमारे साथ जिससे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है। दूसरा सबसे मजेदार, सर ये तो चलो ठीक है, अगर हमें दिख जाए कि इस आदमी के चलते या इस देश के चलते हम बर्बाद हुए हैं, तो हमारे लिए आसान है कोई ऑपरेशन करना। अरे हाँ है ना सर, मामला गर्म यहां है। जानते क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टेट एक्टर, सुनिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी ग्रुप। प्रॉक्सी ग्रुप या प्रॉक्सी वार, इसका मीनिंग क्या है समझ लो। नॉन लिखा हुआ है, नॉन स्टेट एक्टर, मतलब हमें हमेशा जानते क्या लग रहा होता है, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। अरे भाई पीछे का रोल समझो। यूएसए ने पाकिस्तान को चढ़ाया, पाकिस्तान से हम पे अटैक करवा दिया, नॉन स्टेट एक्टर। यूके ने पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखा, हम पे चला के हमको बर्बाद कर दिया, नॉन स्टेट एक्टर। संगठन बना दिया किसी चीज का, पता तक नहीं है, यूएसए ने पैसे दिए, उसको सब कुछ फाइनेंस किया, हथियार दिया, हम पे अटैक करवा लिया,
नॉन स्टेट एक्टर, हमको घंटा पता तक नहीं है कि इसके पीछे है कौन, हम उस टेररिस्ट ग्रुप को मार रहे हैं, जबकि पता चला कि यूएसए ने गेम खेल के निकल लिया अपना। तो हमारे लिए थ्रेट कौन ज्यादा है, ये कि ये? तो प्रॉक्सी ग्रुप का एक ही मीनिंग होता है कि किसी के कंधे पे रख कर बंदूक चलाना। आप समझ रहे हैं? और इंडिया का सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित है। अरे कुछ बुझा रहा है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जानते ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा भाई, और अगर कर भी रहा हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा करके बड़ाई करने में कोई तकलीफ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है ये सर। स्टेट को या इस चीज को समझने के लिए ये सर इंटरनल सिक्योरिटी और आंतरिक सुरक्षा का किताब आता है सर। ऐसा ऐसा घटिया और रद्दी किताब है सर, क्या बताया जाए इनको। गजब सर, कुछ भी कूड़ा कचरा पढ़ा देते हैं और वो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। मेंस में जब आप लिखेंगे ना, जैसे आपने एक वर्ड आपने लिखा कि प्रॉक्सी वार या फिर प्रॉक्सी ग्रुप्स इज ए चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, काम खत्म। वो समझ गया एग्जामिनर की आपको उसका डिटेलिंग पता है, दैट्स इट। हम नॉन स्टेट एक्टर का सिंपल मीनिंग क्या है? दूसरों के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना। हमें पता तक नहीं है पीछे कौन मार के चला गया। कुछ बुझा रहा है? तो सर इन दोनों ने मिलकर, नॉन स्टेट एक्टर ने और एक्सटर्नल स्टेट ने मिलकर हमें कैसे तबाह किया, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं अभी करंट में, क्या कर रहे हैं हम, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है इन दोनों से बचने के लिए, ये हमें जानना जरूरी है। और यूपीएससी में ये पूछा जाएगा। यहां तक क्लियर है? गुड। अब आते हैं सर दूसरा चीज, प्रॉक्सी ग्रुप का मीनिंग क्लियर है? इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? हम सिर्फ दो ही चीज बार बार मैंने बोला ना कि इंडिया के लोग को दो ही चीज, दो ही देश मिलते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान और चाइना। अरे भाई आईआर पढ़े हो आप देखो ओवरऑल कोल्ड वार से लेकर अभी तक जितना सारा कांड हुआ है, सबके पीछे सर यूएसए है। और सर आपने आज तक कभी सुना है कि क्यों कोई यूएसए क्यों करता है यार हमको? आप सोच के देखिए। एक सेंटेंस है जो कि आपको मेंस में चिपकाना है। पहले किसी के लाइफ में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो ताकि वो फिर सिक्योरिटी के लिए सर तड़पता रहे, और तब उसको फिर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो। यूएसए क्या करता है? आके बोल देता है एशिया के लोगों को कि चाइना खतरा है तुम्हारे लिए। भाई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? चाइना। और चाइना इतना बड़ा खतरा है कि तुम सबको बर्बाद कर देगा। तो क्या करो सर? सबको हुआ, हम लोग को इंटरनल क्या इनसिक्योरिटी हुआ ना। उसके बाद अमेरिका क्या करता है? प्रपोज कर देता है कि ये लो भैया क्वाड बना लेते हैं, आओ भेड़िए के चाल में मिल जाओ, हमारे से हथियार लो, हमारे से लो, हमारा मार्केट प्रॉफिट हो गया सर, हो गया। कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा यही तो रोल है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करो, फिर उनको प्रपोज करो सॉल्यूशन और प्रॉफिट कमाओ। तो क्वाड फवाड के चक्कर में पहले बोला, जब पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा वो सर सोचने में और देखने में आपको बढ़िया लग रहा है। पहले यूएसए ने सिर्फ क्या किया, जाकर यूके में, यूरोप के कंट्रीज को क्या बोला? रसिया तुम्हारे लिए खतरे है। अरे भाई यूरोप के कंट्री को क्या बार बार बोल रहा है? रसिया तुम्हारे लिए खतरा है, हमसे आके मिल हमसे। तो पहले क्या करो? इनसिक्योरिटी क्रिएट करो और फिर उसको सॉल्यूशन प्रपोज करके प्रॉफिट कमा लो। दिस इज गेम। अरे बुझा रहे? और मीडिया कुछ अलग दिखा रही है, आप कुछ अलग देख रहे हैं, आपको लगता है हमको सब आता है, घंटा कुछ आता है। तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है कि सर एक वर्ड्स, एक सेंटेंस बोल रहे हो, सेंटेंस को लिखो, बहुत बड़ा है, लिखो और उसके बाद आगे लिखो जल्दी से, क्विक, थोड़ा तेजी हाथ चलाना भाई प्लीज। इनसिक्योरिटी इज द पाथ फॉर सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इनसिक्योरिटी इज अ पाथ फॉर सिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी इज अ पाथ फॉर सिक्योरिटी। पाथ समझ रहे हैं? इनसिक्योरिटी एक रास्ता है, किस चीज के लिए? सिक्योरिटी पाने के लिए। इसका मीनिंग समझाता हूं। इस दुनिया में ना दो तीन बात ध्यान रख लेना, पहले फिर रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने बोला है सिंपल, इनसिक्योरिटी इज अ पाथ। देखो आप जानते हो, अभी जो लिखवा रहा हूं ना आपसे, आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो होगा जो आपसे छूटेगा, मैं जानता हूं इस बात को, जो मैं जितना बोल रहा हूं आपको बहुत सारे पॉइंट छूटेंगे, बट दैट्स द चैलेंज। अब आपको सर मैंने
सब दे दिया है खोआ मलाई। अब आपको इसका हैबिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप जाएंगे और लवासना में पहुंचते हैं और ट्रेनिंग जब होती है तो वहां मेरी तरह आपको प्यारा प्यारा नोट्स पहले नहीं मिला रहेगा कि नोट्स लीजिए हम यहाँ से बताते जा रहे हैं, कनेक्ट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिला रहेगा। आपको उसमें पकड़ते जाना है कि अब क्या करना है। तो थोड़ा माइंड को, अब आपको इसलिए बोला सर दौड़ो, अब आप रुकने वाला काम नहीं, अब तो भागना होगा। अब भागो और एकदम शांति से भागो। शांति से भागना समझते हैं ना, मन शांत हो, एनर्जी पूरा हो। मन शांत है कि करना है, लेकिन सर पूरा दम ताकत के साथ, एनर्जी के साथ करना तो है, मन शांत होना चाहिए बस। इधर देख लीजिए, अभी तक जो बताया हूं इसका मीनिंग पहले समझ लीजिए। यूएसए में मैंने दो चीज बोले, एक्सटर्नल स्टेट, दूसरा क्या बोला, नॉन स्टेट एक्टर। अभी एक वर्ड बोला, इनसिक्योरिटी इज अ पाथ फॉर सिक्योरिटी। सर ये देश यूएसए, अगर ये इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है, फिर इसको इनसिक्योरिटी क्यों रहती है? इधर देखो, आज तक आपने कभी सुना है क्या स्विस टेरर ग्रुप? सुना है कभी आपने? आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्विट्जरलैंड टेरर ग्रुप, पोलैंड टेरर ग्रुप, कभी नहीं सर सुना आपने। क्यों सर? ये लोग सिक्योर्ड आदमी हैं, ये लोग स्टेबल आदमी हैं, इन लोग को किसी से कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सर यूएसए क्या करता है, याद रखो, जब आप कोई भी आपने, अरे बता रहा हूं इंटरनल सिक्योरिटी से अपने लाइफ पे भी बहुत कुछ सीखते जाना, मैं बता दे रहा हूं। जब कोई आदमी किसी को डिस्टर्ब करना चाहेगा वो आदमी इनसिक्योर हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यूएसए चाहता है कि वो इंडिया को डिस्टर्ब करे तो यूएसए सिक्योर रहेगा कि इनसिक्योर? और जब इनसिक्योर रहेगा तो फिर वो दूसरे को भी क्या करेगा, इनसिक्योर, और दूसरे को इनसिक्योर करके फिर अपना प्रॉफिट कमाएगा। इसीलिए मैं बार बोलता हूं, डिस्टर्ब आदमी से कभी मत मिलिए। जो खुद इनसिक्योर है वो आपको भी क्या कर देगा, पता ना होगा कि नहीं होगा, अरे भाई मार तमाचा खींच के उसको। आप समझ मेरी बात, पता नहीं क्या होगा। तो इनसिक्योरिटी क्या करता है सर, यूएसए की में सर स्टेबल ही नहीं है, हरामखोर। इसको सर तकलीफ किस बात से है? सर रसिया पॉपुलर हो रहा है, सर इंडिया आगे बढ़ रहा है। मैंने अभी क्या बोला, जब आप किसी को भी तकलीफ देना चाहोगे ना सर जीवन में, मैं बता रहा हूं सबसे पहले इनसिक्योर आप हो जाओगे। जैसे ही आप चाहते हो कि किसी को तकलीफ दें, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी और घबराहट आपको होगी, और इस घबराहट में आप उल्टे सुल्टे कदम उठाएंगे, जो समाज के लिए कतई कोई ठीक नहीं होगा। परिवार में भी वही काम होता है, दोस्ती में भी यही होता है, सब कुछ वही जगह होता है। और जब आप चाहते हो कि मेरे वजह से कोई खुश रहे, मेरे वजह से किसी का जीवन अच्छा हो जाए, आप एकदम शांति हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा रहे हो। जब आप चाहते हो ना इसको डिस्टर्ब कर दे और हम पढ़ लें, आप इनसिक्योर हो गए। जब आप चाहते हो कि इसको खाली बोल दे, ना पढ़े, ये कोचिंग छोड़ दे, हम उसके बाद पढ़ ले, सर वो आपको भी इनसिक्योर कर दिया, अपने आप को भी इनसिक्योर कर लिया। कुछ बुझा रहा है? और गेम कौन खेल रहा है सर? यूएसए। हम साले चिल्लाते रहते हैं क्या, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना, पीछे कोई और गेम है। आप देखो कौन कौन, सर ग्रुप का नाम देखो, जो जो कंट्री का नाम बोलो समझो, पाक, चाइना, जर्मनी, इजराइल, ये क्या लगते हैं ये सब? ये तो सर यूएसए का नाजायजी लड़का है ये, इजराइल। तो कहने का भी नहीं क्या है सर, ये सब आपको क्या लगता है, सिक्योर्ड है कि इनसिक्योर है? सब इनसिक्योर है। सारा ग्रुप टेररिस्ट देखो ना सर, घूम फिर के इसी में से घूमता रहेगा, और सबका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बैठा है यूएसए, उधर यूके नचा रहा है सबको। तो पहले क्या किया, इनसिक्योरिटी की। अब सर आप सोचो ना कि हमारा इंटरनल एजेंसी कैसे काम करेगा भाई कि नॉन स्टेट एक्टर को रोक सके। हमारे लिए तो वो चैलेंज है ना यार। तो सर इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि करेंटली जो ऑपरेशन अभी हुआ है सर, अधिकतर लोगों को घंटा कुछ पता ही नहीं है कि कुछ ऑपरेशन में हुआ था क्या। वो वही देखते हैं जो उनको दिखाया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वही देख के वो उसी में खुश हैं। अंदर का तो रोल आपको पता ही नहीं कि सर कौन कौन क्या गेम खेल रहा है। कुछ बुझा रहा है? तो सर सिलेबस का दो पार्ट मैंने सिर्फ बताया। पहला क्या बोला कि वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा क्या, कैसे काम करते हैं, उनका मैंडेट क्या है, गोल क्या है, वो जानना जरूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी हम बचा सके अपने कंट्री का। दूसरा, एक्सटर्नल स्टेट ऐसा क्या करती है और उससे हम कैसे बचें। फिर नॉन स्टेट एक्टर हमारे बर्बाद करने पर लगा, हम उसको कैसे बचें। सर हमको पता नहीं है, हमको उसको चैलेंज को कैसे करना है, कोप, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अभी सिर्फ मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, कहने के लिए सिर्फ दो दो लाइन है, अपने आप में बहुत कुछ है। कुछ बुझा रहा है? क्या बोर हो रहे हैं क्या? नेक्स्ट आइए। तो सर पहले ये लिख लीजिए कि सर इनसिक्योरिटी इज पाथ फॉर सिक्योरिटी, लिख लिए, ठीक है। अब सर सबसे पहले
जितना मैंने नाम बोला है, यूएस, ये पाकिस्तान, चाइना, इजराइल, यूके, ये सब इनसिक्योर्ड है, इनसिक्योर्ड है। इसीलिए सर सारा एजेंसी, सारा संगठन, और जब आदमी इनसिक्योर होता है ना तो संगठन बनाता है। अरे भाई आप इनसिक्योर है तो क्या बनाओगे? संगठन। जैसे आके आपके किसी ने बोल दिया पता बा उकनी का 10 गोड़ा मिल कर तोरा का पीटे वाला बा, तो आप क्या करोगे? आप हो गए इनसिक्योर। उसने बोला है आपको झूठ, उसने आपको इनसिक्योर कर दिया। अब आप भी क्या चाहोगे? हम भी ले आए 10-20 बंदों को लेके आप फटा, समझ ना, लेके आ भाई हॉकी स्टिक। हो गया सर इनसिक्योरिटी। अब उसने क्या किया? आपको इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दिया। उसको जो अपना काम करवाना था करवा, आप दोनों को लड़वा के अपना शांत हो गया, बात खत्म। तो बेहूदगी आपकी है। क्या किया? चाइना, चाइना सर एशिया में बर्बाद कर देगा सबको, चाइना डोमिनेट। अरे आपको पता नहीं है सर, अगर चाइना इतना ही बर्बाद किया हुआ रहता, ठीक है, तो सर इतना ज्यादा बिजनेस इंडिया का चाइना के साथ कभी होता ही नहीं। बेवकूफ, उन गधों को गधों बनाओ जो बिना पढ़े खाली मीडिया के कारण और सोशल मीडिया, थैंक्स टू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वीडियो और रील्स देख देख के अपना आइडिया लगा लिए कि सर चाइना और भारत खतरे में है, फलना ये खतरे में। कुछ नहीं है सर, आप समझ पा रहे हैं? अगर इतना ही सारा खतरे में रहता तो चारे को देश काहे आपको अलाउ किया? आपको जब बांग्लादेश पढ़ा था तब भी मैंने बोला था कि बांग्लादेश ने मना कर दिया हम क्वाड ज्वाइन नहीं करेंगे। तब अमेरिका ने बाद में फोन किया कि ठीक है ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, बटा के मीटिंग देख के मीटिंग में क्या चल रहा है। अरे यार में पढ़ाया था मैं। और ये आपको समझना कि बांग्लादेश समझदार है, वो जानता है क्या चल रहा है इधर गेम, कि जितना खर्चा हम इसमें करेंगे यूएसए हमसे फिर व्यापार करने के लिए बोलेगा। और चाइना का बीआरआई पॉलिसी ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हुआ है बांग्लादेश। तो सर ये होता है काम जो आम आदमी के पल्ले कभी नहीं पड़ेगा, वो बस सोचता ऊपर से कुछ और है। इसीलिए सर नहीं काम करना है। और अभी जो बोल रहा ना मीडिया, सोशल मीडिया, चिंता मत करिए, 3rd सिलेबस में यही लिखा है जो हर साल यहां से एक क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा है फ्रॉम 2013 से 2018, 2020 बार हर साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो अभी नेक्स्ट लाइन लिखने वाला, लिखो चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, challenge to internal security, challenge to internal security through communication networks, through communication network, through communication, communication जानते हैं ना आप? तो हर दुकान पे लिखा रहता है साई कम्युनिकेशन। तो थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, कॉमा रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, कॉमा देने के बाद रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। इन इंटरनल चैलेंज, इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज या इंटरनल चैलेंज, बात दो ही बड़ा है, इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है, कॉमा देके बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर CYBR, साइबर कैफे तो सुने ही होंगे, साइबर सिक्योरिटी। चलिए पूरा हो गया, रिपीट एक बार कर दूं कि नहीं कर दूं? मैं समझाता हूं, पहले मीनिंग समझिएगा क्या क्या है। चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कोमा रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड कोमा देके मैंने लिखा है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अरे सुना ध्यान से सर, शब्दों का महाजाल देखिएगा। चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी, कैसे कैसे? एक है कम्युनिकेशन नेटवर्क से, दूसरा है रोल ऑफ मीडिया का, और तीसरा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। गजब मजेदार सब टॉपिक्स है ये सब, जो बिना डेप्थ और नॉलेज के कुछ घंटा होने वाला नहीं है। क्या सभी लोग सुन रहे हो? और एक बात और, जब मैं कोई शब्द बोलूं और भूल जाओ तो परेशान मत हो, आदत अभी से बना लो, व्यवस्था है वापस से देख लो, जहां है एक ही लाइन वर्ड लिख लो, क्योंकि मेरे शब्दों को सुनोगे और लिख लिए तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही जाओगे। घर जाके फिर आपको नॉर्मली एक बार काम कर लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है? और सर सुन लो, बता रहा हूं, अच्छा काम जब करोगे ना 20 लोग हरामखोर पैर खींचेंगे, टांग खींचेंगे, समझ रहे हैं? सिर्फ मेरा ही नहीं, हर किसी का।
अगर आप अपने गांव से एक आईएएस बनने का चाहते हो तो उस गांव का जो सबसे बड़ा आदमी होगा ना, जो हरामखोर अगर नेगेटिव है तो आपको रोकेगा, वो बार बार बोलेगा कि इसका शादी कर दो, इसको बाहर कमाने भेजो, इसको ये करो वो करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इससे बड़ा हमसे बड़ा कोई बने। कोई नहीं चाहेगा आपके सर, आपके मोहल्ले में कोई नहीं जाएगा। बाई गॉड भरे ऊपर से बोल रहे सर नेचर है नेचर, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे सर। मोहल्ले का आदमी बोलेगा हमारा सीना चौड़ा हो जाए तू बन जाए, तो हमनी को धाक नहीं रहे, ऐसा बोलेगा आपको। सर इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है भाई, हमको आईएएस बनना है चुपचाप, किसी का सीना चौड़ा नहीं करना। आपका 36 है 38 है आप रखिए अपने पास, अपना सर मेंटली एकदम आराम से शांति से तैयारी करते रहिए। क्योंकि सर जैसी कोई बोलता है ना कि हमको खुशी होगा तुम कर जाओगे, सर वो कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद करना चाहता है। जो जेन्युइन चाहता है कि आप आईएएस बने, वो हमेशा आपसे कभी रिजल्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं। वो सिर्फ चाहता है कि तुम बन जाओ, जब तुमको जरूरत होगी तो एक ही बात पूछेगा। अगर पूछ रहा है कि बेटा आईएएस का तैयारी कर रहे हो, कुछ जरूरत है तो बोल लो। अगर ऐसा कोई पूछ रहा है तो ठीक है, ऐसा कोई नहीं पूछ रहा बेकार है। और सर लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उन्हीं के साथ रहिए बस, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। आईएएस बन के उसके बाद तमाशा करिए। सर यहां देखिए 2 वर्ड पूछा है क्या कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। कैसे कैसे? एक कम्युनिकेशन नेटवर्क, स्पेशली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में बहुत कुछ आ गए, लेकिन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ज्यादातर हमारे दिमाग में आता है फोन, मैसेजेस, और सर दूसरा कोमा रोल ऑफ मीडिया, और फिर है उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स। पहली बात तो ये कि दोनों का डिफरेंस क्या है, ये समझो पहले कि व्हाट इज रोल ऑफ मीडिया, व्हाट इज मीडिया एंड व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सर मीडिया जो होता है वो हमेशा एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूट है, एक कलेक्टिव ग्रुप है, जबकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक इंडिविजुअलिस्टिक ग्रुप है। किसी एक आदमी का अकाउंट होगा, किसी एक आदमी का थॉट प्रोसेस काम करेगा यहाँ। लेकिन रोल ऑफ मीडिया इज ए कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस, वहां पे बहुत लोगों का कलेक्टिव विचार होगा, यहाँ पे सर इंडिविजुअल विचार होगा। तो सर रोल ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया में डिफरेंस, पहला मीडिया में लिख लीजिए सबसे फर्स्ट, इट इज कलेक्टिव इंस्टीट्यूट। ये है कलेक्टिव। क्या मेरी बात समझ पे आ रहे हैं आपको? क्या मीडिया क्या है सर? एक संगठन टाइप का है जिसमें इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का थॉट है। लेकिन सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, सोशल मीडिया क्या है? इंडिविजुअल है सर, इंडिविजुअल है, अकेला। आपका सिर्फ फेसबुक आईडी है, आपका सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट है। आपने क्या किया, दिमाग आपका खराब हो गया, आपने ऐसा फालतू का ट्वीट कर दिया सर, हो गया वायरल, सारे लोग हो गए परेशान। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आजकल सर ट्वीट वायरल को रोके कैसे भाई? सबसे बड़ा चैलेंज तो सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए हो गया। किसी ने धमका दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया कि सर अटैक होने वाला है, वायरल हो गया, कैसे बचाओगे उसको? आप सोचो ना सर, लॉकडाउन में वायरल हो गया था कि 5G नेटवर्क के कारण कोरोना आया है, क्योंकि इंडिया 5G ट्रायल कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कहां रोक पाया सिक्योरिटी चैलेंज? क्या करोगे उसको रोकने के लिए भाई? करोगे क्या? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, कहां बचोगे आप? देसी को नहीं बचा पा रहे हो, बाहर के घंटा बचाओगे आप? तो सर चैलेंज ये है हमारे लिए कि हाउ कैन वी कोप विथ मीडिया और हाउ कैन वी कोप विथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब आजकल इंसान जानते हैं क्या कर रहा है? इधर देखिए, आजकल सर छोटे मोटे जो न्यूज वाले हैं, कौनो माइक लेके पहुंच जा रहा है, वो जा रहा है, कौनो लेके पहुंच जा रहा है, हाँ जी बताइए कैसा इंटरव्यू। सर ना कोई अस्तित्व, ना कोई नॉलेज, ना कोई ज्ञान। और सर उनसे भी बड़ा बेवकूफ कौन? आप और हम अभी नहीं बोलेंगे अपने आप को। कारण इसलिए क्योंकि सर हम उन लोगों का न्यूज चैनल देख रहे हैं जिस आदमी का ना कोई अस्तित्व है, ना घटिया, कुछ भी चिल्ला रहा है, देखिए हाउ देखिए कर रहा है। आपको पता तक नहीं है कि उसका क्या क्या रोल आएगा, क्या आपके दिमाग में आएगा। सर कोई मतलब वजह नहीं है। कोई लेके मुंह उठा के आ जा रहा है, ना कोई कुछ उसका है अस्तित्व, ना कोई कुछ प्रोग्राम, ना कोई थॉट प्रोसेस, कुछ नहीं। कुछ भी दिखा के व्यूज बटोर लेते हैं। व्यूज कौन दे रहा है? हम ही लोग। क्यों सर? क्योंकि हमें मसाला चाहिए, हमें काम का चीज थोड़ी ना चाहिए भाई, मसाला चाहिए जिससे हम खुश हो जाएं। हमको धर्म का लड़ाई चाहिए, हमको लगे कि सर मुसलमान जो है वो हमको खतरे में रखा, हमको लगे कि सर हिंदू जो है खतरे में है। ये सब जब लगेगा तो सर हम खुश होंगे, क्योंकि शाम को काम करके मीडिया के सामने न्यूज पे बैठेंगे और वहां पे वही सुनाएगा कि आज तो सर मुस्लिम ये किया, हिंदू ने ये किया। मजा आएगा। कौन सुनेगा काम का चीज के? आईएएस में, राज्यसभा में डिस्कशन में उतना किसी के पास फुर्सत है भाई? कुछ बुझा रहा है? तो सर आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों ने देखो क्या किया, मीडिया से इंफॉर्मेशन लिया, अपने ग्रुप पे डाल दिया। मीडिया से इंफॉर्मेशन लेके अपने ग्रुप पे डाल दिया।
आप आजकल देखेंगे हर कोई हर दिन कुछ ना कुछ फेक न्यूज आमतौर पे है, गैस सिलेंडर का दाम कम, कभी लिख दिएगा पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, और सर उस पर देखेगा तो आप बढ़िया से आज तक का या किसी दूसरे न्यूज का बढ़िया से डाला हुआ, आपको लगेगा एकदम सही बात है। आप लग रहा है सर इतना फेक बात है कि कोई अंदाजा नहीं है, सर उसको कैसे रोकेंगे आप? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मीडिया का रोल क्या है सर? कलेक्टिव है, मीडिया को कलेक्टिव बोलते हैं, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कौन सा होगा? आपने सर आपका अकाउंट है, अपने फालतू का कुछ भी भाई आप सोच रहे हो आजकल एक पर्सन अगर अपने अकाउंट पे जाकर ट्वीट कर देता है कुछ भी, वायरल होने में उसको सर ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, और उसके बाद कितनों का नुकसान हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है। इसको कैसे रोकिएगा? ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि यही सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये रुक गया तो सर सारा काम हो गया। आजकल सबसे बड़ा गेम चेंजर यही दोनों हो रहा है। आज अब देखिए ना, नॉलेज हम कहां से ले रहे हैं? हमारा व्यू ये दे रहा है, देशभक्ति करिए, धर्म का, हमने ये बैठा लिया। मैंने जैसे वही बोला कि आजकल कैसे होता है, क्यों होता है? दो वर्ड बोल रहा हूं, साइकोलॉजी वर्ड है। ये सब कुछ होता है डेप्रीवेशन के कारण। डेप्रीवेशन मतलब क्या होता है? अभाव। एक तरीके से एक बच्चे को अभाव हो गया। कैसे बताता हूं इसका? पहले एक वर्ड एक बार लिख लो, मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन को शुरुआत करते करते मैं पीछे जाऊंगा, फिर तब देखना। साइकोलॉजी में सर, साइकोलॉजी वहां पे साइकोलॉजी में जो ऑप्शनल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ऑप्शनल के साइकोलॉजी में एक होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्टॉपिंग और कंट्रोलिंग द मीडिया इफेक्ट या सोशल मीडिया इफेक्ट। देखिए एक ही तरीका है बाबू सोना, जो समझिए, सेंसिटाइजेशन करिए। और सेंसिटाइजेशन मतलब क्या? सेंसिटाइजेशन मतलब होता है कि लोगों तक सही बात को पहुंचाइए, और लोगों तक सही बात तभी पहुंच पाएगा जब लोगों के पास एजुकेशन होगा। भाई दूसरा कोई तरीका नहीं है। सेंसिटाइजेशन मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। अवेयरनेस कैसे पहुंचाएंगे? जब एजुकेशन होगा। अरे कोई पढ़ा लिखा आदमी फालतू का जाके क्यों ट्वीट करेगा बिना मतलब का? कोई पढ़ा लिखा आदमी है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप फालतू में जाके ट्वीट करिएगा क्या? नहीं करिएगा सर। कोई गंवार आदमी है जिसको सर कोई दिमाग नहीं है, जिसने कोई एजुकेशन नहीं रखा, कुछ भी फालतू का सर किसी को गाली दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, ट्वीट कर दिया। सर अगर हम एजुकेशन पे काम कर लें तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो यहां फिर रोल आता है आईएएस ऑफिसर्स का, फिर आता है ग्राउंड लेवल पे टीचर और स्टूडेंट का बात। तो ले दे के फिर आप एकदम ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर हम एजुकेशन दे दे सभी यूथ को, तो सर ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो फालतू का कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं और सर उसको अपने आप वायरल करके काम कर रहे हैं, वो रुक जाएगा। कुछ बुझा रहा है मेरी बात? अब सर सवाल ये उठता है कि जब इंसान ना, जब डिप्राइव फील करता है, कोई इंसान जब अभाव महसूस करेगा, क्या सभी सुन रहे हो? जब इंसान कोई अभाव महसूस करेगा ना, तो वो सर इराटिक बिहेवियर दिखाएगा। इराटिक बिहेवियर मतलब क्या होता है सर? वो बहुत जैसे बच्चा है एक, आजकल देखो, और ये मैंने अभी एजुकेशन बोला है, लेकिन इसको लेके अभी हम जानते हैं कहां? चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, मतलब चाइल्ड को पालने का। ये सब साइकोलॉजी और ये सब वर्ड है, जब आप ये डालेंगे मेंस में तभी आपका निकलेगा, नहीं तो सर चिल्लाते रहिए, नाक रगड़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। चाइल्ड रियरिंग, रियरिंग मतलब क्या होता है? पालना। तो चाइल्ड को पालने का जो आजकल तरीका है, उसके वजह से सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है। अब बोलिएगा कैसे सर? देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में माँ बाप ने बच्चे पैदा कर दिए, उनका जिम्मेदारी सिर्फ पैदा करने तक था। सर उसका देखभाल कौन करेगा? दाई, आई, मेड। मेड आती है, वो जिम्मेदार है। बाकी सर मोबाइल में बिजी है मम्मी। आप रेस्टोरेंट में बच्चों को लेकर खाने गए, अभी सुनो, माता पिता हैं आप, बच्चों को लेकर खाने गए आप रेस्टोरेंट में, बच्चों को आपने मोबाइल थमा दिया कि बेटा तू बिजी रह। मम्मी अपने मोबाइल से सर पास्ता का इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने में लगी है, पापा सर किसी से चैटिंग करने में लगे हैं। सर उस बच्चे को अभाव महसूस नहीं होगा, डिप्रीवेशन महसूस नहीं होगा, तो किसको महसूस होगा? बिकॉज बच्चा वांट्स अटेंशन। बच्चा को क्या चाहिए सर? ही वांट्स कि मेरा पापा, मेरा मम्मा मेरा केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको सर मोबाइल में आपने थोड़ी देर तक उलझा दिया, बट यही बच्चे क्या करेंगे सर? जैसी कुछ अभाव होगा, ये आपके साथ काफी बहुत तेजी से वायलेंट हो जाएंगे। आप इनको जैसी मोबाइल आप इनसे छीन लो,
कुछ भी छीन लो इनसे सर, ये बहुत तेजी से आप पे टूट पड़ेंगे। और जब ये टूट पड़ेंगे तो सर एक ही तरीका है, क्या करेंगे, पहले डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, और यही डोमेस्टिक वायलेंस फिर क्राइम में जाएगा, और यही क्राइम फिर टेररिस्ट में जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो थैंक्स टू टुडे आवर पेरेंट्स, जिन्होंने अपने काम को हटाने के लिए मोबाइल में बच्चों को बिजी करा दिया है और अपना सर अलग जीवन कर रहे हैं, जो कि क्राइम को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है। अब सर उसको क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, जेंडर वायलेंस कर दिया, उसको फीमेल जेंडर वायलेंस करना शुरू कर दिया। अब सर उसको क्या लगता है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मीनिंग खोजना शुरू करता है। और मीनिंग कहां मिलेगा, टेररिस्ट ग्रुप में। उसको लगता है कि आई फाइंड मीनिंग इन टेररिस्ट ग्रुप, क्योंकि उसको समझ में आता है, क्योंकि अटेंशन कोई दे नहीं रहा है। और टेररिस्ट ग्रुप तो बनने में ही सबसे पहले आपको अटेंशन दिया जाता है। आओ आओ आओ, ये वो अटेंशन अगर मम्मी पापा से पहले ही मिल गया रहता, ना चाइल्ड डिप्राइव होता, ना डिप्राइव होता वो डोमेस्टिक वायलेंस करता, और नहीं डोमेस्टिक वायलेंस करता तो क्राइम बढ़ता, और सर क्राइम बढ़ के ना टेररिस्ट होते, ना फिर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते। अरे कुछ बुझा रहा है क्या? तो सर स्टार्ट कहां से होता है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस से। यार कम से कम पाल नहीं सकते ना, तो बच्चे पैदा भी मत ही करो। सिंपल सा लॉजिक है। फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास, हरामखोर क्यों पैदा किए तुमको लगता है कि हम पैदा करके मम्मी पापा सेपरेट आउट हो गए, बच्चों को हर महीने लाख करोड़ रुपया दे दे रहे, उनको लग रहा है हम अपना जिम्मेदारी निभा दिए। अरे बेवकूफ, उसको पैसा भाई क्या चाहिए भाई, उसको चाहिए कि भाई खाना खिला दो मम्मी अपने से हाथ से बना के, कसम से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं पापा आप आके थोड़ा दिन वक्त बिता लो, हम ठीक हो जाएंगे भाई। फुर्सत कहाँ है सर? वही बच्चा क्या है सर, सीक्रेटली टेररिज्म करेगा, वही टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज करेगा, वही इंडिया को थ्रेट करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, काटेगा मारेगा। अभी एक न्यूज में देखे होंगे कि सर एक लड़के ने कैसे 33 पीस में मार काट के और फ्रीज में रख दिया। तो सर वो तो ऐसे घटना तो इतने हैं जिसको तो पकड़ में नहीं आता, वो तो जो पकड़ में आ रहा है उसकी बात आप कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक ऐसा लड़का, एक ऐसा आदमी जो किसी आदमी को जानता हो, जिसके साथ 4 साल 5 साल 6 साल रहा हो, चाहे बहन हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, एनीवन, उसको टुकड़ों में काट देना। आप समझ रहे कितना घटिया चीज है आप? क्यों सर? डेप्रिवेशन और चाइल्ड रियरिंग। उनके मम्मी पापा से जाके पूछो, क्योंकि उनके मम्मी पापा ने सर उस बच्चों को उस ढंग से पाला ही नहीं है। अगर सही से पाले रहते उस बच्चों को तो उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि किसी का पीस काटना। आप समझ रहे हैं सर कितना टफ? आप समझ रहे हैं? और जानते हैं यहां पे क्या डिस्कशन हो रहा है मीडिया में? मीडिया में डिस्कशन इस बात का होगा कि सर मुसलमान ही यही करता है, फिर ये बोलेगा हिंदू ही यही करता है, ये डिस्कशन हो रहा है। अरे हरामखोरी, इस बात का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हो कि सर उसके बच्चे के पीछे जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस जो गंदा चल रहा है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई, कि तुम बच्चों को पालना, वो क्यों नहीं कर रहे हो? जब कोरोना हुआ सब मीडिया का रोल क्या है? मीडिया सिर्फ चाहता है टीआरपी, दे वांट्स जस्ट टीआरपी एंड प्रॉफिट, बात खत्म। सर लॉकडाउन में सारा डिस्कशन जानते क्या हो रहा था? आजकल की फिल्में वैसी नहीं बन रही हैं जैसी पहले फिल्में बनती थी। अरे उन लोगों से पूछो जिनका भाई एम्प्लॉयमेंट चला गया है, जॉब चला गया है, सर्वाइवल अभी थ्रेट पे है, पैसे नहीं है कि वो खा पाए, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। किसको उतना भाई पड़ा है? क्यों सर? आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप भी वही सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है, बड़ी बड़ी टफ चीजें नहीं सुनना चाहते। सर ये चैलेंज है। तो कम से कम सर आप आईएएस बनते हैं तो आईएएस से क्यों गरीब उम्मीद रखता है? क्योंकि आईएएस बहुत सेंसिटिव होता है, वो समझता है कि मैं इस स्टेज से निकला हूं इतने गरीबी से कि मैं जानता हूं कि उसकी स्थिति क्या होगी। इस वजह से आप आईएएस में अगर ये सब आप में सेंसिटिविटी नाम का चीज ही नहीं है, आप कभी भी नहीं बनेंगे सर। सेंसिटिव होना कोई कमजोरी नहीं होता है, सेंसिटिव होना ताकत होता है। और सेंसिटिव लोग जो बहुत ज्यादा होते हैं, पर्सनली मैं बोल रहा हूं, या तो कमाल ही करते हैं बहुत बड़ा, चाहे बौद्ध धर्म का चाहे जैन धर्म का, दोनों आदमी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, हर छोटी छोटी बातों को ख्याल रखते थे, हर छोटी छोटी बात से कभी कभी उनको बुरा भी लग जाता था, लेकिन उस चीज को समझते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, नॉलेज लिया तब जाके हुआ। कुछ बुझा रहा है? तो सर इसको कैसे चैलेंज करोगे, इसको कैसे करोगे? तो मैंने क्या बोला, एजुकेशन दो, सेंसिटाइज करो। अच्छा आप सोचो ना सर, पढ़ा लिखा आदमी क्यों फालतू का बकवास करेगा? आप देखेंगे ज्यादातर फेसबुक पे आता है कि एक आदमी जो है वो इंडिया के झंडे पे रखा हुआ है लात, और बोला जरा ये हरामखोर को पकड़ो और मारो और काटो। आप समझ रहे हैं सर, मतलब क्या बताऊं मैं। एज एन आईएएस ऑफिसर दिमाग में इस बात को रखिएगा कि सर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या मैंने बोला, रोल ऑफ मीडिया एंड रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। कुछ बुझा रहा है क्या? बहुत बढ़िया। अब एक और चीज, अब मैंने बोला यूट्यूब पे, तो जैसे यूट्यूब का कंटेंट क्या है?
आपको यूट्यूब पे कंटेंट क्या दिखाया जा रहा है जो आपको चाहिए, जिससे आपको मसाला मिले। आपको ये दिखाया जाएगा देखो इंदिरा गांधी ने क्या गजब का ऐसे मारा था किक एक्शन और ये बात बोला था डायलॉग, तब जाकर ये चीज मसाला। मैंने आपको आईएर पढ़ाया, मैं भी चाहता आराम से सर इसने इतने रसदार सर मसाले हैं ना, और रॉ का तो हर किसी को सुनने में इंटरेस्ट है कि खुफिया कैसे गया सर, वो ये भेष बदल के गया था सर, गजब वाह सर, मार के बर्बाद कर दिया। सर आपको पता है मैंने ऑलरेडी बोला कि ना तो उसका दिलचस्प किससे पूछने वाले हैं, ना ही मसालेदार चुटकुले पूछने वाले हैं। सिंपल सा आपको गोल पता होना चाहिए कि गोल क्या है। कुछ बुझा रहा है? तो सर आपको ये चैलेंज है, इसके लिए आपको एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। ये 2 वर्ड अगर आप अपने मेंस आंसर में डालते हैं काम आपका हो जाएगा। अगर बच्चों को पालना आप सीख गए, बच्चे आपने सही से पाल लिया, क्राइम को रुक जाएगा इनडायरेक्टली। अब इसी पे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जान रही है, गवर्नमेंट इस बात को समझ रही है, वो जानती है कि आम आदमी कभी इस बात तक पहुंचेगा ही नहीं, तो गेम किस से खेलो, धर्म का खेलो और आराम से वोट अभी है जीतो, बाद में देखेंगे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। कुछ बुझा रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे? आ गया ना सर। नेक्स्ट ये जो है सर चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये पिछले 5 साल से 7 साल से नहीं सर, लगातार हर साल एक क्वेश्चन बेंच में पूछा है, एकदम डिट हर साल। उसके नीचे है सर बेसिक्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को सर क्या ही बोले, साइबर क्राइम इज ऑल्सो वही सेम चीज, थैंक्स टू व्हाट्सएप। एक बार सर आराम से इधर से पास हुआ, टक 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 करते चले गए, पास ऑन हो गया। और सर आराम से ऐसा ऐसा वायरस आ गया जिससे डेटा का लोगों को इनसिक्योरिटी हो गया। आजकल हमारा और आपका डेटा क्या है, इनसिक्योर है। आपने एक बार वहां डिजिटल, आपने एक बार अपना कार्ड से पेमेंट किया, इसीलिए सर कार्ड टोकनाइजेशन मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक्स में, और मैं उसी समय पढ़ाते वक्त भी बोला था कि देखना जब तक मैं कंप्लीट करूंगा तब तक ये मेथड आ जाएगा कि सर आपको कार्ड टोकनाइजेशन कंपलसरी करना पड़ेगा और आपको तभी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। कार्ड टोकनाइजेशन का मीनिंग क्या बोला था कि जो कार्ड है उसका एक डुप्लीकेट कार्ड नंबर जनरेट होगा और वही डाल के फिर करना है, फिर हर बार जब करोगे ओटीपी आएगा, आप उसको नॉर्मल अपना कार्ड जो है ओरिजिनल कार्ड नंबर आपको डालना नहीं पड़ेगा किसी साइट पे परचेज करने के लिए। अरे नहीं पढ़ाया था क्या? ये ऑलरेडी पढ़ाया था, उस समय भी मैं उसी समय बोला था कि तुम देखना जब तक मैं पढ़ाऊंगा ये हो जाएगा, और बहुत सारे बैंक ने कंपलसरी कर दिया उसमें, एक्सिस बैंक ने भी बोल दिया, सभी ने बोल दिया कि अगर कार्ड टोकनाइजेशन नहीं करिएगा ऑनलाइन हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा थ्रेट में है। जानते क्या बोल रहा है? अली बाबा के बारे में मैंने आपको नॉलेज बोला था सर, सीधा चाइना को बोला हमारे पास इतना डेटा है कि तुमको तबाह कर देंगे। सारे लोगों का पर्सनल डेटा हमारे पास है, और जब आपके पास पर्सनल डेटा है तो आप किसी को भी सर चैलेंज कर सकते हैं, किसी को भी आप थ्रेट कर सकते हैं। बुझा रहा है? तो इसीलिए इसी पे सर बिल में डिस्कशन होगा, और जो कि बिल पे डिस्कशन फरवरी में फिर एक और बिल आएगा जिसमें यह बोला गया है कि सर इंटरनेट से गायब होने का अधिकार भी एक प्राइवेसी के अंदर अब डाला जाएगा। जैसे एक एक्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि मुझे गूगल से हटा दिया जाए, कोई मुझे अगर सर्च करे तो मेरा कुछ भी वहां डिटेल नहीं हो। आई वॉन्ट टू बी ए फ्री मैन। तो वो अधिकार हमारे पास होना चाहिए कि हम सर्च करें तो पता न चले कि हम क्या है, हम क्या थे, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कुछ बुझा रहा है? तो सर आप समझ रहे हैं अगर कोई आदमी इस तरह से गायब होना चाह रहा है तो इसका सिक्योरिटी कितना बड़ा थ्रेट पे है। मीडिया, सोशल मीडिया। अरे आजकल तो इंडिविजुअल फेसबुक कुछ मैदान करने जा रहा है, उसका भी वीडियो सर डाल दिया है, देखिए लोटा लेके जा रहे हैं गांव के। बिरबात समझ में आ रही है? कुछ भी डाला हुआ है सर। आप सोचिए कि एजुकेटेड आदमी को करेगा क्या वो काम, फालतू का कुछ भी आप कर दे रहे हो। अरे वो फालतू बात है, ठीक है, वही मैंने बोला। देखो ये क्या है, इधर सेंसिटाइजेशन मीडिया। जो पढ़ा है मैं उनका खुद पढ़ा हूँ, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं खुद पढ़ा हूँ मैं, वो खुद जो लाइन वो बोल रहे हैं राम जी और उसके बाद फिर बंदर, वो खुद। अरे मैं वो ऑलरेडी मैंने बोला, वो जो खुद है वो सर, वो उस नाटक का, उस पोएम का वो है जिसमें उन्होंने, राइटर ने खुद बोला, उसको समझा रहे हैं, उसका क्लिप इतना काट के और वहां पे कर दिया। वो क्लास में खुद पढ़ा हूं भाई, जो बोल रहे हैं ना वो खुद मैं पढ़ा हूं, बैठ के लाइव पढ़ा हूं मैं, तो मैं जानता हूं। तो मैं बनता हूं तो मैं कहां चिल्ला रहा हूं भाई? जो सही जानता है उसको पता है, जो नहीं जानता है उसी को ये हो गया। अब देखो मसाला क्या है सब यूथ को, अरे बैन हो रहा है, बंद हो रहा है। उनको ये मसाले में इंटरेस्ट, उनको ही मसाले में इंटरेस्ट है नहीं कि हुआ क्या था। जो जानता है वो चुप हो, क्या क्यों बोलेगा वो? भाई हमको पता है वो सही आदमी है, हो गया खत्म। हमको सर्टिफिकेट लेके दिखाना नहीं है कि हम कैसे आदमी हैं और वो फलना कैसे आदमी हो। कौन है? तुम्हारा औकात क्या है? सिंपल सा लॉजिक है। तो सर उन मसालों के चक्कर में नहीं पड़िए, वो बिल्कुल सही है। और अगर वो क्या थे, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, कोई आदमी अगर बोल रहा है कि हम ये थे, अगर मान लो नहीं भी था, एक लॉजिक में बता रहा हूं, मान लो ये नहीं भी था,
तो क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारा तो भला कर दिया उसने भाई। तुम अगर उसके एक झूठ से तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? अगर लेट से मैं आप बोला और मैं बोलूं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मैंने बोल दिया, मान लो ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे सामने मान लो आईएएस ऑफिसर पे तुम आ गए। सच बात यह है कि मेरे आईएएस ऑफिसर के बाद भी तुम नहीं रुकोगे अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो। रुक जाओगे क्या? तो क्या घंटा डिग्री का फर्क पड़ता है? मैं हमेशा शुरू से क्या बोला हूं, कभी भी ये मत देखो कि मैं क्या हूं, मेरे को रखा उधर साइड, समझो मैं एक फेलियर इंसान हूं, पढ़ाने आया हूं। अब देखो कि अब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा कि नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर पढ़ा रहा हूं तो रुको, नहीं तो भागो। तो लोगों को इंटरेस्ट जानते किसमें? अरे थे कि नहीं थे कि झूठे बोले थे रे। अरे वो जो नॉलेज दे दिया तुमको, उस नॉलेज लो तुम। और अगर एक झूठ भी बोल दिया कि हम थे, तो उससे तुम्हारा क्या नुकसान होगा? तुम्हारा खेत जोत लिए क्या? अरे कचड़ा पॉलिटिशियंस तुम्हारा पूरा घर बर्बाद करके गया, उसका तुमको पढ़ा नहीं। और एक अच्छा आदमी जिसने समाज को एक अलग दिशा दे दिया कि कम से कम नॉलेज लो, उस पर तुम चैलेंज कर रहे हो। यही तो थैंक्स टू मीडिया, सोशल मीडिया। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला मेरे। अरे हाँ है ना, आपको उस मसाले में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि कौन क्या है, आपको इस मसाले में इंटरेस्ट होना चाहिए कि उसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए क्या है। और अधिकतर टीचर सर बोल रहा हूं ऑन कैमरा, बार बार बोल रहा हूं, अधिकतर टीचर, मैक्सिमम टीचर सर, थोड़ा झूठ का सहारा हर कोई लेता ही है, लेकिन देखना यह होता है कि उस झूठ से किसका नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और उसने बोल दिया कि हम ये किए थे और नहीं किया था, तुम्हारा क्या चला गया? तुमको ऐसा कंटेंट दिया कि तुम आईएएस बन गए, इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए जी? गलत की सही? तो सर उस चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ट्रैप चल रहा है। और वो ट्रैप कब चलता है? जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आप कुछ करते हो तो लोगों को सर लोगों की फटती है, और जब लोगों की फटती है तो आप पे वो चैलेंज करेंगे। सर ये सब कुछ मीडिया का पार्ट है, तो उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैं पर्सनली बोल रहा हूं, आई हैव टेकन द क्लास, जो वर्ड्स, एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीज, और जो मैं नोट्स आपको हिंदी साहित्य का भी पढ़ाऊंगा उसमें भी वही सेम चीज लिखा हुआ है मैंने, आप देख लेना। बात खत्म है, आगे आइए। नेक्स्ट लाइन लिखिए। और आजकल सर एक और बहुत बड़ा है रोल, समझिएगा, ह्यूमैनिटी खतरे में है सर। आजकल ह्यूमैनिटी खतरे में है मीडिया के चलते। कैसे बोलोगे? देखो, आजकल यूट्यूबर्स या आजकल सोशल मीडिया वाले दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को प्लेजर कर रहे हैं। मतलब आपको दूसरे को दिखा दिया नीचा और वो सर खुद सेटिस्फाइड। क्यों जानते हैं? क्योंकि सर वो खुद फेलियर आदमी है। तो दूसरे को नीचा दिखाकर, सुन लो, दूसरे को नीचा दिखाकर, यहीं पे रहना, कहीं और मत जाना, वो अपना तो सर दूसरे को नीचे दिखाकर क्या खोज। जैसे आप देखोगे डिस्कशन हर चलता रहेगा, दो यूट्यूबर्स में हमेशा लड़ाई चलता रहेगा, आप देखोगे। कभी कैरी मिनाटी का आप सुन लोगे, आज तक वीडियो नहीं देखे हैं सर। और कैसे कैसे लोग हैं जो उसको पॉपुलर बना दिए, जिसने गाली देकर अपना एक फॉलोअप करा दिया। इससे समाज का थिंकिंग पता चलता है कि समाज जा कहां रहा है, और जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। तो सर आजकल वो चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फेल हो गए हैं, ये सब कुछ फेल होने के बाद क्या कर रहे हैं? दूसरे को नीचा दिखा दे रहे हैं यूट्यूब पे, और यही काम करें, नीचे दिखा के अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बहुत बात बोला कि ये भी चैलेंज हमारे लिए है, इसको भी रोकना है। ये समाज का इरेशनैलिटी है। दूसरा, यूएसए, अभी यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है। अब यूक्रेन रस्ते के क्या यूएसए दिखा रहा है? देखो इधर सर, इतने वीमेन मर गए, इतने ओल्ड पीपल, बच्चे मर रहे हैं। कहां? यूक्रेन में। क्या है सर? अटेंशन सीकर है। तुम बोल रहे हो इतने मर गए, तुमने क्या किया था इजराइल? तुमने क्या किया था वियतनाम में? केमिकल ऑरेंज तुमने गिराया, तुमने अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। क्या किया तुमने? और तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि यूक्रेन में बच्चे मर गए, सब सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हो। अरे तुम्हारे में दम है तो तुम आके बोलते ना साहब कि यहां गलत हो रहा है, लेकिन हमने भी बहुत ज्यादा गलत किया था, अब गलत होने नहीं देंगे। केमिकल ऑरेंज गिला के तुमने इंसान को जला दिया भाई, कम से कम। और तुम ये सहानुभूति इकट्ठा कर रहे हो, क्यों? इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि सहानुभूति इकट्ठा करेंगे, सबको फिर अपने संगठन में लाएंगे, फिर यूरोप से वेपन बेचवाएंगे, हथियार बेच के फिर प्रॉफिट कमाएंगे। और पूरा दुनिया भी क्या जानता है? अभी क्या देखो, सहानुभूति क्या क्रिएट हो गया हमारे आपके मन में, पता है कि सर हमको ना यूक्रेन के प्रति सहानुभूति और रशिया के प्रति गुस्सा आ रहा है। अरे कुछ बुझा रहा है? और हमको लग रहा है रशिया कैसा आदमी है, हर हमको ताकत होते हुए इतना कमजोर पे दिखा रहा है। अरे वो पीछे का देखो भाई, पीछे क्या चल रहा है, नॉन स्टेट एक्टर। सारा गेम यूएसए का खेल रहा है। नैरेटिव बनाओ, नैरेटिव सेट करो, नैरेटिव सेट करके उनको क्या है, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो और प्रपोजल दो, प्रॉफिट कमाओ, हो गया। अब एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को एज इट इज लिख लो, जो बता रहा हूं ऐसे लिख लेना। नैरेटिव बनाइए। नैरेटिव समझते हैं?
नैरेटिव मतलब कि सर एक एक किस्सा, एक बात इस तरीके से लगाइए जो सर बिना मतलब का बेतुकी का बात हो। नैरेटिव बना के क्या करिए, पीपल को रेडिकलाइज करिए, पीपल को रेडिकलाइज करिए, रेडिकलाइज द पीपल। रेडिकलाइज मतलब होता है सिंपल क्या, कि पीपल में सर इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो, कि पीपल तड़पने लगे, लोग तड़पने लगे कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो रेडिकलाइज द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा बताओ, जो आदमी तड़प रहा है, रेडिकलाइज हो गया, क्योंकि यूएसए ने क्या किया, एक नैरेटिव सेट कर दिया, ये आदमी क्या करेगा, इस सोशल मीडिया पे जाएगा, अपने अकाउंट पे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे भाई हाँ है ना, सोशल मीडिया पे जाएगा, और सोशल मीडिया पे जाके क्या करेगा भड़काऊ भाषण, भड़काऊ कमेंट, यही तो करेगा। अब यहां पर जाके सर ऐसा कमेंट किया कि हो गया, जैसे न्यूज में अभी आया कि उसने 33-30 में मार दिया, एक नैरेटिव सेट किया गया, उसको रेडिकलाइज कर दिया, लोग हुए इनसिक्योर। कहां जाएंगे, अपने अकाउंट पे तो जाएंगे ना, इंस्टाग्राम फेसबुक जाएंगे, वहां डालेंगे भड़काऊ भाषण कि उसकी डैश की ऐसी, उसकी ऐसी की तैसी। सर कमेंट पढ़ेंगे, आप रेडिकलाइज हो गए, आप फिर इसका या तो जवाब देंगे या फिर आप इसके अगेंस्ट में जाएंगे। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको पता है सच क्या है झूठ क्या है, वहीं रुक जाएगा। अरे हाँ है ना, तो फिर कहां से सॉल्यूशन आता है? इफ यू आर एजुकेटेड, आप आराम से रोक लीजिएगा इसको। यूएसए यही काम करता है। अफगानिस्तान में सर आपने पूरा बर्बाद कर दिया, जापान पे आपने बॉम्ब गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी के आज तक लोग सर अपाहिज और उस तरीके से हो रहे, उसका कुछ नहीं। और आप यूक्रेन में क्या दिखाना चाह रहे हैं जी, कि वुमेन मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, घंटा मर रहे हैं। समझ रहे सर, रसिया कम से कम आपसे तो बहुत 10 गुना 100 गुना ज्यादा सर अच्छा है, क्योंकि सर वो कम से कम अपने फायदे के लिए लड़वा तो नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कम से कम अपने फायदे के लिए केमिकल और अपना काम हो जाए तो निकल नहीं रहा है। आप सोचो ना सर, यूएसए किस बात का, ये मतलब किस बात का भाई हिपोक्रेट है ये, हिपोक्रेट एकदम। एक एग्जांपल रहता तब ना, जापान बर्बाद किया, अफगानिस्तान बर्बाद किया, सर आपने वियतनाम को बर्बाद कर दिया। अरे पूरा आईएम में नहीं पढ़ाया था क्या, केमिकल ऑरेंज गिरा, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो सर यूएस डोंट हैव राइट कि वो बोले, लेकिन हम भी क्या है, थैंक्स टू मीडिया, सोशल मीडिया, जो पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे, हमको पता है यूएसए क्या कर रहा है। आपको मैं बता दिया, आप पढ़े लिखे, आपको पता है, आप पीछे का देखो, बिहाइंड द स्टोरी क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन इंपॉर्टेंट है। जो मीडिया दिखा रहा है उसमें कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ बुझा रहा है? यूक्रेन क्या सर, अगर आपको मारेगा आज के समय में, तो कोई आदमी क्या चुपचाप बैठा रहेगा? अगर रसिया ने मारा होगा मान लो 10 को, तो यूक्रेन कम से कम 1-2 को तो जरूर मारेगा। वो काहे नहीं दिखा रहे हो तुम? कहां दिखाया है वो कि रसिया में 10 लोग मरे? दिखाए हो क्या? एक भी बार नहीं दिखाए हो। कहां दिखा रहे हो? क्योंकि तुमको सर समर्थन चाहिए, और तुमको नाटो को भी साथ में ले आओगे। नाटो को ले आकर, नाटो किसका मदद करेगा? यूक्रेन का। अरे आया भी तो है, अभी ऋषि सुनक भी गया, सनक के, वो भी यूक्रेन के पास गया, हम हथियार देंगे तुमको। कहां से लाओगे तुम? बाप कहां से लाओगे? हाँ बाप कहां से लाओगे? कौन बाप देगा? यूएसए देगा। अरे आपने सर डिफेंस डील साइन किया, आपने डिफेंस डील यूक्रेन को साइन करके आया कि इतना डिफेंस है, इतने मिलियन का, बिलियन का। क्या है ये? कैपिटलिस्ट प्रॉफिट। ये भी हो सकता है कि सर यूएसए ने रसिया को नॉर्मली बोल दिया होगा हल्का सा कर दे, क्या है, सेट हो सकता है, बिल्कुल गेम प्लान हो सकता है। उससे रसिया का क्या जा रहा है? बस तू 2% तू ले लियो, बात खत्म। हमारा भाई प्रॉफिट होगा, उसे 2% तू ले लियो। अरे भाई नेता लोग का क्या देखते हैं आप? उसके बारे में बोला, वही देखा, दोनों सर एक ही थाली में खा रहे हैं, दोनों शादी में भी जा रहा है, उसके बेटी के में भी, बेटे के भी शादी में जा रहा है, पीछे आकर दोनों 10 को गाली दे रहा है। सर बेवकूफ उसको बनाइए जो नहीं पढ़ा लिखा है। इसलिए बोला जाता है डेमोक्रेसी इज ऑफ फूल्स। जिसके पास नॉलेज है वो जानता है सर। बस बेकार बात यह है कि मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, जो पूरा एफर्ट मारते भी हैं तो नहीं होता। इसीलिए यूट्यूब पे कंटेंट जो अच्छा दे रहा है मसाला, वो कंटेंट ओरिजिनल बहुत कम लोग लेंगे, हिंदू कम बिकेगा। ये नेक्स्ट। लेकिन हाँ सर, इसका मतलब ये नहीं कि समाज खराब हो चुका है। हाँ लेकिन इस बात को जरूर है कि जो अच्छे हैं बदल भी रहा है। तो कहां फोकस करना है? एजुकेशन पे। आगे नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस। अच्छा सोशल मीडिया में एक बहुत लाइन लिख लेना, डंबिंग डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी, डंबिंग डाउन ऑफ। अच्छा ईमानदारी से आप लोग बोलना जो मैं अभी बता रहा हूं, क्या अच्छा लग रहा है या मतलब समझ में आ रहा है या फिर बोर हो रहे हो? देखो आपको अच्छा लगे नहीं लगे मुझे उससे मतलब नहीं है,
हमारा सिंपल एक कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये कंटेंट जो है आपके मेंस के लिए काम आएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो मसाला बनाने के लिए तो सर हम भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख रहे यहाँ तक? हाँ सर, तो मैंने एक वर्ड लिखवाया डंबिंग डाउन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मीनिंग क्या है? देखो सर, सोशल मीडिया ने एक और कांड कर दिया है, इंसान और इंसान के बीच की दूरियां और बढ़ा दिया इसने। याद करो ना, पहले वो ऐसा भी समय था जब हम झुग्गी झोपड़ियों और सबके साथ, सर मैं मान लो मेरे घर में कोई अगर दाई आ रही है, कोई खाना अगर बनाने आ रहा है कोई चीज, सर उसके बेटे उसके जो बच्चे हैं, जैसे कोई झुग्गी झोपड़ी, उसके बच्चे उसके साथ खेले। यार मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हॉस्टल से जितने दिन के लिए आता है, मैं ऑलरेडी अभी बात आपको कितने बता चुका हूँ, मैं हर उसके साथ नॉर्मली खेला आदमी, भले और कोई मना करता था, लेकिन उस समय गांव के लोग कुछ उस बात को मानते भी नहीं थे, चल ठीक है खेल ले। आज सर देख लो, आप चाह के भी ना, थैंक्स टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, आप चाह के भी किसी दूसरे धर्म के साथ खेलोगे। सर दिल्ली में, यहाँ तो खैर चलो थोड़ा लेवल तक ठीक भी है, चल जाओ दिल्ली में, मम्मी क्या बोलेंगे, यू जॉनी व्हाई यू आर प्लेइंग विद सच गाय। आप समझ रहे सर? ये सर क्या जानते हैं, ये सब लोग के लिए एक शब्द आया है, कॉर्पोरेट स्लेव्स। स्लेव मतलब क्या होता है? गुलाम। आजकल क्या सर, आई वांट टैबलेट, आईपैड। सर हम पेन से नहीं लिखेंगे, हम आईपैड पे लिखेंगे, आईपैड पे। अरे मर जा आईपैड पे। आप सर अगर कॉपी किताब और कलम पे नहीं लिख पा रहे हैं, आप सर घंटा कुछ नहीं कर पाइएगा। और याद रखिए, यूएसए ने सर आपको पूरी तरीके से कॉर्पोरेट स्लेव बनाने का तैयारी कर लिया है बढ़िया से। आप आराम से आईपैड की दुनिया में मस्त रहिए, आराम से उसी पे लिखिए, उसी पे सोइए, फिर उसके बाद जॉब करके बाहर चले जाइए, वहां जाके कमाइए और आराम से नौकर की भांति जीवन जीजिए। हाँ मैं नहीं देखिए, वो चीजें सब ठीक है, वो सब बातें सब ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है वो तो बहुत, चलिए हटा दीजिए। बट कॉर्पोरेट स्लेव्स का मीनिंग क्या है कि सर आपको ऐसा बना दिया जा रहा है जिससे कि आप एक नौकर ही रह पाएंगे, आप कभी भी क्रिएटिविटी हो ही नहीं पा रहे, आप कुछ अलग सोच नहीं पाएंगे। आज मैं अगर जॉब कर रहा हूं, बढ़िया प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा था, बढ़िया मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक नॉर्मल इंसान भी जॉब करके कमा सकता है यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कमा लेगा वो। जॉब से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जॉब के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी ठप हो गई है। अधिकतर लोग बस उसी में सोच गए अभी यही हो गया खत्म, आराम से ईएमआई पे घर ले लिया है, महीने का कट रहा है, यही सारा का सारा प्रोटोकॉल मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली मुंबई में चल रहा है। तो कॉर्पोरेट स्लेव बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, और इसमें थैंक्स टू आवर मीडिया, क्योंकि मीडिया ने भी सर वही काम किया, आराम से यूट्यूब पे धर्म और इसका बातें कर रहा है, जाति और इस जाति को मिलना चाहिए, इस जाति को मिलना चाहिए, और बस हम आजकल बच्चे के साथ भी नहीं खेल पा रहे हैं जो है। नेक्स्ट आगे आइएगा, बहुत एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। Security challenge and their management in border areas. आज सिलेबस को खत्म कर लेते हैं, मतलब जो सिलेबस का डिस्कशन उसको खत्म कर लेते हैं, फिर उसका जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। क्या लिखे? सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, यही है ना? सुन लीजिएगा ध्यान से। जानते हैं बेवकूफ लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, और आज जो बार बार बोल रहा हूँ ये बात को, तो वही मैंने बोला कि कोई तकलीफ नहीं है, उसी तरह से दिमाग में इसको पढ़ाने में ये मैं बार बार बोला कि जो सब्जेक्ट जिस तरह से पढ़ाते हैं, जो एटीट्यूड जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने में चाहिए उसी एटीट्यूड से पढ़ाना पड़ता है, बात सीधा है। अब मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा भी, कोई तकलीफ नहीं है। यहां सर सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज को मीनिंग समझो। पहला बात तो है कि सिक्योरिटी चैलेंज है किस चीज में? सर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। आप जानते हैं क्या, नोट्स में आप जाके किसी का भी जाके आप देख लीजिए, जिसके पास जिसका भी इंटरनल सिक्योरिटी का नोट्स होगा, एक दो को छोड़ के जो अच्छे टीचर है, जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूं, जो रॉक एजेंट उनको मैं भी पर्सनली जानता हूं, उसके अलावा जितना कचरा नोट्स आपको मिलेगा इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें जानते क्या लिखा रहेगा? मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, एलएसी पढ़ाया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैंने आपको मैकडोनल्ड लाइन भी पढ़ाया था, चाइना के बीच में जॉनसन लाइन वगैरह भी मैंने बहुत सारा डिस्क्राइब किया था। आपको एलओसी मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सब डिस्कशन किया था। सर मैकमोहन लाइन का भी डिस्कशन किया था।
जैसे ही बोलता है ना देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, तो जानते हो लोग क्या लिखे हुए हैं? इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन पे सर 10 लाइन लिख दिया। यू नो मैकमोहन लाइन इज वेरी, दिस मैकमोहन ने बनाया था, ऐसा किया, उसको मैनेजमेंट करने। सर वो पूछ ही नहीं रहा है, सिंपल एक बात पूछ रहा है, ध्यान से समझो। मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, जब आपको किसी दो कंट्री के बीच में, मैंने बोला कि अगर बॉर्डर से रिलेटेड कुछ इशू होगा तो आप उसको डिप्लोमेटिकली सुलझा सकते हो। अरे हाँ है ना? बट यहां स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि सर चैलेंज इन द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, तो बॉर्डर एरियाज में आप बातचीत से समझा सकते हो, लेकिन आप सिर्फ किस चीज पे फोकस करो पता है? लाइन पे, कि मैकमोहन लाइन और ये फलना लाइन। सर बॉर्डर एरियाज पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक टाइप का इश्यूज नहीं होता है। एक लाइन बोल रहा हूं, उस लाइन को लिख लो, बस उससे इजी हो जाएगा। लिखो बॉर्डर मैनेजमेंट मीन्स, या एक मिनट मीन्स काट दो, ऐसे लिख लो, बॉर्डर मैनेजमेंट कैन बी डन बाय डिप्लोमेसी। बॉर्डर मैनेजमेंट कैन बी डन बाय डिप्लोमेसी। हो गया है ना? बोल लो। ठीक है, बट सिक्योरिटी चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंज एट बॉर्डर, सिक्योरिटी चैलेंज एट बॉर्डर means problems at every sector of the border, means problem at every sector, problems at every sector of the border। इसका मीनिंग क्या मैंने बोला कि जब बात सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट की करें तो सर बातचीत से हो सकती है, लेकिन जब सिक्योरिटी चैलेंज की बात हो तो सिक्योरिटी चैलेंज सिर्फ बात से ही ठीक नहीं हो जाएगी। अरे कुछ बुझा रहेगा आपको कि सर इधर देखिए समझ के, मान लीजिए मैंने बोला बॉर्डर मैनेजमेंट, तो सर बात हम कर सकते हैं, ठीक है ये मैकमोहन लाइन थे, लाइन था, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी चैलेंज। सर ड्रोन भी भेज देगा कभी कभी, सर वो भेड़ियों में जो भेड़ होते हैं, सीप्स होते हैं उनके, सर उसमें रख के कैमरा और उसमें टैपिंग करके भेज देगा, उसमें वो नॉर्मल थोड़ा सा अलग अपना डायनामाइट और उन चीज का इस्तेमाल करके भेज देगा। तो सर उस सिक्योरिटी चैलेंज बॉर्डर पे अलग बात है, मैनेजमेंट करना अलग बात है। मैनेजमेंट हो सकता है सिर्फ बातचीत से, बट सिक्योरिटी चैलेंज कैन बी डन। क्या पॉइंट मेरा समझ रहे हो? क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंज सर अलग अलग खतरा है, तो हमें अलग अलग तरीके से उसको निपटना पड़ेगा, सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ ज्यादातर लोग जानते हैं क्या समझ जाते हैं, मैनेजमेंट है, मैकमोहन लाइन को डिस्क्राइब करो, हो गया, गए काम से। पूछा कुछ और था, लिख के आ गए, सर जी तोड़ दिए, एग्जाम में भी सर जी तोड़ दिया। नेक्स्ट इसी का लाइन क्या है, नेक्स्ट सिलेबस लाइन जल्दी लिखिए, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म इज नेक्स्ट लाइन। ये लाइन नहीं, नेक्स्ट सिलेबस मतलब नेक्स्ट पार्ट, सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट। लिंकेज ऑफ, लिंकेजेस LINK, लिंक का ताला आता है ना, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, linkages of organized crime with terrorism, linkages of organized crime with terrorism। समझ रहे हैं? ये सिलेबस है सब, ये सब जो मैं लिखवा रहा हूं ये सब यूपीएससी ने सिलेबस में एज इट इज अपना लिखा हुआ है। मैं सिलेबस को सिर्फ समझा रहा हूं कि सिलेबस क्या है, लेकिन आप सोच के देखो कि सर इस सिलेबस में उसने पूरा कितने सारे टॉपिक लपेटा है। अब बुझा रहा है आपको? नहीं तो सर जानते क्या बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किया, ऐसा ही है बस। चलो इस सिलेबस के डिस्कशन के बाद बहुत इजी हो जाएगा। पहले बात क्या बोला है, लिंकेजेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। अभी मैंने बोला क्या, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि सर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, अगर उसको डिप्रीवेशन अभाव महसूस होगा तो सर वो वायलेंट बिहेवियर दिखाएगा, गुस्सा उस्सा, उसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस से फिर क्राइम करेगा, और क्राइम के बाद फिर क्या करेगा, टेररिज्म। क्योंकि सर मीनिंग चाहिए, आई वांट मीनिंग। कुछ लोग बोलते नहीं मुझे लाइफ में अभी तक पता ही नहीं है कि क्या करना है, मर जाओ, क्या करना है मतलब व्हाट डू वांट टू, जस्ट आप करना क्या चाहते हो, सिंपल सी चीज है,
कि आपको मीनिंग बैठ के पता चलना नहीं है, आप सर कुछ करके पता चलोगे तब पता चलेगा कि मैं इसमें ठीक था, इसमें ठीक नहीं था। आई वॉन्ट मीनिंग इन लाइफ। आप समझ रहे हैं सर? दिस ऑल आर द रकस पीपल, जो बोझ है, और वही लोग टेररिस्ट में जाते हैं क्योंकि उनको मीनिंग सर नहीं मिल रहा है। टेररिस्ट में जाते हैं उनको मीनिंग मिल गया कि मारना जो है ना मीनिंग है। सर पहला क्वेश्चन उठता है कि सर ये कैसे क्राइम होगा, तो पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि सर क्राइम होता कैसे है, हाउ क्राइम टेक्स। क्वेश्चन अपने आप से पूछो। तो मैंने पहले बोला, अभी इसका आंसर बता चुका हूं। हाउ क्राइम, कैसे क्राइम होगा? जब कोई भी बच्चा डिप्रीवेशन फील करेगा, डिप्राइव फील करेगा, अभाव महसूस होगा, अटेंशन उसको नहीं मिलेगा। तो हाउ क्राइम टेक्स प्लेस, क्राइम का शुरुआत सबसे पहले कहां से होता है? क्राइम का शुरुआत होता है सबसे फर्स्ट किस पॉइंट से कि सर डिप्रीवेशन उसको महसूस होगा, अभाव। क्लियर है यहां तक? दूसरा, हाउ टू स्टॉप क्राइम। क्वेश्चन खुद से लिख लो, हाउ टू स्टॉप क्राइम, क्राइम कैसे रुकेगा? सर आंसर बताओ, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। सर बच्चे को ही शुरुआत से, इसको वही चीज आपको बताना चाहता है जो आप जानते हैं और जिसमें आप इंटरेस्ट रखना चाहते हैं।